जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। और झारखंड में 2 दिनों के बाद यानी 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। कई तरह के कयास लग रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। दोनों गठबंधन यानी इंडिया और एनडीए दोनों ने पूरा जोर लगा के रखा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार आके जा चुके हैं, आज फिर वो झारखंड में हैं। कल अमित शाह जमशेदपुर में जब रोड शो कर रहे थे तो राहुल गांधी सभा कर रहे थे। तो चुनावी प्रचार असल में 9 नवंबर यानी कल से शुरू हुआ है और ज्यादातर वो कल परसों तक ही रहेगा। उसके बाद वोट डाले जाएंगे। तो 43 सीटों पर क्या स्थिति है, इस पर चर्चा के लिए और इस सीट दर सीट विश्लेषण के लिए हमारे साथ पंकज प्रसून जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, पुराने सहयोगी हैं, आप इनको हमेशा देखते रहते हैं मेरे साथ। आज एक नए गेस्ट हमारे साथ हैं। इनको आप राजा बाबू के नाम से जानते होंगे, ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने चुनावी पूर्वानुमानों के लिए काफी मशहूर हैं। इनसे बात करें इससे पहले राजा बाबू से एक बार जानना चाहेंगे कि चुनाव विश्लेषण आप जो कर रहे हैं, अभी तक आपने कहाँ-कहाँ का किया है? ज़रा हमारे दर्शकों को बता दें क्योंकि आप पहली बार जुड़ रहे हैं। जोहार, प्रणाम सर। सर अभी तक तो मैं 2022 से शुरुआत किया हुआ था। उसके पहले मैंने 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी कवर किया हुआ था। कवर का जी, मतलब है कि मैं हर विधानसभा वाइज़ जाता नहीं हूँ। मैं फ़ोन से बात करता हूँ, कुछ लोकल पत्रकारों से बात करता हूँ, डाटा जमा करता हूँ, पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सबको मैं स्टडी करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और कुछ सीटों पर मुझे जाने का जो मौका मिलता है, मैं वहाँ जाता हूँ और फिर उसको समझता हूँ चुनाव को। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों से बात कर लिया और चुनाव का रिज़ल्ट निकाल दिया, ऐसा नहीं सर। उसके जी, अलावा 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का भी मैंने किया। अभी एमसीडी का चुनाव जो हुआ था 2023 में वो भी किया था। मैं हिमाचल गया हुआ था, लंबे समय तक हिमाचल रहा भी मैं। हिमाचल का भी मैंने चुनाव को खुद से जाकर कवर किया था उसको। उसके अलावा मैं जी, हरियाणा का चुनाव का जो वो था पूरी तरीके से उस पे अपना मत रखा था। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बंगाल का कुछ चुनाव का वो किया था क्योंकि उस टाइम मैं बंगाल गया था, पश्चिम बंगाल। जी, और मैं जब आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, जब पुराना मैं वो किया हुआ था बंगाल का, तो मुझे पहले से ही लगता था कि बंगाल में बीजेपी 100 से नीचे ही रहेगी, उसके ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मीडिया में कुछ अलग ही हवा चल रही थी उस टाइम की, तो मैं अब जी। तक कुल जवाब पूँजी मेरा यही है। चलिए तो आज हम 43 सीटों का और सीट दर सीट विश्लेषण करेंगे। राजा बाबू एक्सपर्ट हैं, अपनी राय बताएँगे और पंकज प्रसून और मैं चूँकि झारखंड में रहते हैं, यहाँ हमने घूमा है काफ़ी, तो फिर हम बताएँगे कि राजा बाबू की राय से हम इत्तेफ़ाक रखते हैं या हमारी कुछ अलग राय है। तो शुरू करेंगे जमशेदपुर पश्चिम से ही शुरू करते हैं क्योंकि कल यहाँ पर राहुल गांधी भी थे, यहाँ पर अमित शाह भी थे। तो जमशेदपुर पश्चिम की सीट 2005 में जब झारखंड में पहली बार चुनाव हुआ, तो सरयू राय पहली बार चुनाव लड़ने आए। उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 2009 का चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद 2014 में चुनाव जीते, बन्ना गुप्ता को उन्होंने हराया और हर चुनाव में बन्ना गुप्ता को ही हराते आ रहे हैं 2005 से। 2019 में हम सब जानते हैं कि किस तरह से हुआ और रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी चले गए। एक बार फिर सरयू राय वापस जमशेदपुर पश्चिम आ गए हैं, सामने वही पुराने प्रतिद्वंदी बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हैं। अभी सरकार में मंत्री हैं, पावरफुल पोस्ट पर हैं। क्या वहाँ का सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है? राजा बाबू एक्सपर्ट कमेंट करेंगे और उसके बाद पंकज जी उस पर अपनी राय देंगे। देखिए सर, सरयू राय पुराने लड़ाके हैं और उनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है, उसके अनुसार मुझे लगता है सरयू राय अभी उस सीट पे आगे हैं। मेन पॉइंट वहाँ क्या है कि एक मुस्लिम जो आबादी है, उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास बताई जाती है वहाँ पे। और लास्ट में चुनाव नहीं, ज़्यादा जाकर एक तरीके से उसी के आसपास टिक जाती है चुनाव। ये ओवरऑल जो वो है, उसके अलावा सरयू राय को लोग जानते भी हैं कि वो लड़ाकू हैं और बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अलावा उनका पहले कुछ वीडियो को लेकर भी कुछ वर्ष पहले एक वीडियो का भी वो था जो लीक हुआ था, उस मैटर को लेकर उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा वो हुई थी। और ज़मीनी स्तर पे अगर बात की जाए, तो बीजेपी का कैडर जब एक बार फिर एक साथ मिलेगी, तो और जदयू साथ में आएगी, तो मुझे लगता है कि इस सीट पे सरयू सरयू राय सरयू को राय एज को है। सरयू राय को
सरयू राय को। लोकसभा चुनाव का भी अगर आप नतीजा देखेंगे तो इस सीट पे मुझे अच्छे से याद है 59 या 60 हजार के आसपास का लीड बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ पे जमशेदपुर में मिला हुआ था, विरुद्ध वरण को 60 हजार के आसपास का मिला था, 1,05,000 पूर्वी पे और इस पे 60 हजार का। जी, पंकज जी की तरफ आते हैं, इस पर आप अपने विचार रखें। उसके पहले मैं कल जमशेदपुर पश्चिम की तरफ गया था, 2-3 विशिष्ट बातें हुई। एक सरजू दुसाध नाम के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम से, और उनके नाम पर 4 प्रचार गाड़ियां बुक कराई गई और उनमें वही स्लोगन लिखे गए, वही माइक सिस्टम लगाया गया और वही सारी बातें लगाई गई जो सरयू राय के प्रचार वाहन में है। सिंबल नहीं लगाया गया और सिर्फ सरजू चाचा को वोट दें और क्रम संख्या 27 उस पर लिख दिया गया ताकि वोटरों में भ्रम फैल जाए कि सरयू राय 12 नंबर पर है कि 27 नंबर पर है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। हालांकि गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, उनको प्रशासन के सुपुर्द कर दिया, लेकिन इस पर केस नहीं हुआ। ये सब जान रहे हैं कि ये किसकी शरारत, किसकी हरकत हो सकती है। दूसरा एक वहां पर ये चल रहा है कि मैदान जो जमशेदपुर पश्चिमी के इलाके में जहाँ सभाएं हो सकती हैं, वो सारे बुक करा लिए जा रहे हैं खास पार्टी द्वारा। और प्रचार का समय जब खत्म होने वाला होता है तब आधे घंटे पहले कह दिया जाता है कि नहीं, ये मैदान हमको नहीं जरूरत है। यानी ये एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में जो बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनकी सभाओं को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। तो आप जैसे राजा बाबू ने कहा वहां पर सरयू राय को एज है, दूसरी तरफ ये जो किया जा रहा है या क्या हताशा को नहीं दिखाता है कि सामने वाला जो विरोधी है वो एक तरह से अपनी हार को देखकर ही इस तरह की हरकत पर उतर आता है कि मैदान को इसको पहले से अप्लाई कर दो या फिर दूसरे के टेम्पो को या प्रचार वाहन को ऐसा करो कि उसको संदेश जाए कि ये सरयू राय का प्रचार वाहन है और उसमें गलत क्रम संख्या लिखकर भ्रमित करो लोगों। देखिए, सबसे पहली बात की राजा बाबू की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जमशेदपुर पश्चिमी का चुनाव अंत में हिंदू मुस्लिम का ही के बीच ही चुनाव होगा और तमाम ये परिस्थितियां इस बात का इशारा कर रही हैं कि कल अमित शाह का जो रोड शो हुआ उसके बाद जो जिस तरह की वहां परिस्थिति का निर्माण हुआ है और हर कोई वहां यही कह रहा है कि टक्कर तो दो ही लोगों के बीच में है, बन्ना गुप्ता कांग्रेस के और सरयू राय जो जेडीयू के हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो कि मुझे वहां पे लगी कि इन 5 सालों में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता का जो तेवर था या फिर जिस तरह से उन्होंने काम किया, जैसे नगर निगम का चुनाव हुआ तो नहीं, लेकिन जैसे ही घोषणा होने वाली थी उसी वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। तो इस बात को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में भी नाराजगी है बन्ना गुप्ता को लेकर। हाँ, वो वोट में इनको देंगे ना देंगे वो अलग चीज है, उनके पास एक ऑप्शन है बाबर खान के नाम का। कुछ लोग तो उधर जरूर जाएंगे। तो मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि अगर मुसलमान के 2-2.5-3 हजार वोट भी अगर बाबर खान को मिले, जो कि ज्यादा मिलेगा, तो वो सीधे सीधे बन्ना गुप्ता का नुकसान है। दूसरी बात कि बन्ना गुप्ता अंतिम समय में फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा इस बार का झारखंड का परिदृश्य है वो जाति के नाम पर उतना शार्पली डिवाइडेड नहीं है। इस बार पूरे शहर में आप जमशेदपुर में जाइए और 10 आदमी को कहीं से उठा लीजिए, वो बटेंगे तो कटेंगे। अगर मुसलमान हुआ तो वो अपनी तरह की बात कर रहा है, अगर हिंदू हुआ तो फिर वो कास्ट की बात नहीं कर रहा है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बटेंगे तो कटेंगे की, वो बात कर रहा है योगी आदित्यनाथ की, वो बात कर रहा है हेमंत विश्व शर्मा की। तो जो लोगों के बातचीत का जो नैरेटिव है उसी से पता चलता है कि बहुत तीखा धार्मिक ध्रुवीकरण है। और जब जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जमशेदपुर में खास करके, तब तक वहां एज रहता है ये सरयू राय का। जी, तो जमशेदपुर पश्चिम की बात हो गई कि वहां सरयू राय एज पर है यानी एनडीए सरयू राय जीत रहे हैं। जी, जमशेदपुर पूर्वी की बात करते हैं, बिल्कुल सटी हुई सीट है और वहां रघुवर दास जो राज्यपाल है उड़ीसा के, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं। सामने है कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार जो जमशेदपुर में एक लोकप्रिय व्यक्ति है। कांग्रेस का चूंकि बड़ा जनाधार नहीं रहा है जमशेदपुर पूर्वी में और पिछले 7 चुनाव से हम देखें तो कांग्रेस वहां से जीतने में तो क्या सम्मानजनक वोट लाने में भी सफल नहीं रही है। लेकिन अजय कुमार का अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एसपी रहते यहाँ छवि है। वैसे में भाजपा के 2 बागी खड़े हैं,
अब तो भाजपा से निकाल दिए गए तो बागी नहीं कहेंगे, लेकिन शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह ये दो लोग ऐसे खड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और समाज में अच्छी छवि इनकी रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी में क्या नतीजा आने वाला है राजा बाबू? सर, मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, धन्यवाद। देखिए सर, क्या है ना कि जमशेदपुर पूर्वी जो सीट है, रघुवर दास का एक तरीके से गढ़ माना जाता था। रघुवर दास क्या बीजेपी का गढ़ माना जाता था ओवरऑल, और मुझे लगता है शिवशंकर सिंह, राजकुमार सिंह से कई गुना ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी है मैदान में। और कितना वोट ले जाते हैं ये एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा अमाउंट में वोट ले जाएँगे। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वहाँ के संघ के व्यक्ति थे। अब नहीं बताना चाहिए, लेकिन संघ के व्यक्ति थे और प्रचारक थे। उनका कहना है कि शिवशंकर सिंह को मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी उसमें। उनको कॉल भी किया गया बड़े लोगों के द्वारा, उनके घर भी जाया गया, मनाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली शिवशंकर सिंह द्वारा, क्योंकि वहाँ एक परिवार को लेकर जो वो बन गया है ना, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो थोड़ी से नाराज दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल बोलूंगा कि यहाँ पे पूर्णिमा दास को एज है बीजेपी की। अजय कुमार की बात कर रहे थे सर, दबंग नेता के रूप में छवि है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले वो कांग्रेस से पहले वो आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से पहले वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी में गए, वहीं से वो सांसद भी बने हुए थे, मुझे जहां तक याद है। तो उनकी एक छवि अच्छी है और उस छवि का उन्होंने शुरू में फायदा उठाया है, लेकिन अब वो छवि कितना कंटिन्यू होती है, क्योंकि अपने भारत में कहावत है ना, एक ही नारा बार बार बोलते बोलते इंसान उब जाता है। एक खाना रोज रोज, एक सब्जी रोज रोज नहीं खाता है कोई भी व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि वो छवि कितना कारगर अभी साबित होगी, उस पर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, डाउट लग रहा है। और मुझे लगता है पूर्णिमा दास को एज है, इसके कारण है कि बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है वो, संगठन भी वहां मजबूत रही है बीजेपी का। अब कितना संगठन सिंह साहब को समर्थन करती है ये एक बड़ा है, प्लस में बड़े नेता रहे हैं रघुवर दास, और एक तो सीट उनको मिली है, उसके अलावा उनके कितनी सीटों पर उनकी जो दावेदारी थी वो खत्म हो गई। तो सर मैं यही बोलूंगा कि पूर्वी में लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, शिवशंकर सिंह अच्छा वोट ले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को एज है। और लोकसभा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोकसभा में इस सीट पे बीजेपी को 1,08,000 या 10,000 के आसपास की लीड थी, जो बड़ी लीड होती है। ये लीड कितना भी कवर करेगी, कितना भी बटेगी, फिर भी वो 10,000 20,000 तक जाते जाते एक नॉर्मल हो ही जाती है सर। तो मेरा ये मानना था। देखिए, लोकसभा की जो बात है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में रघुवर दास जिस क्षेत्र में वहां मुख्यमंत्री थे और विद्युत नारायण महतो को वहां तब भी 1,10,000 की लीड थी, रघुवर दास 15,000 वोट से चुनाव हार गए थे सरयू राय से। तो ये चीजें अभी भी कहीं ना कहीं जमीन पर दिख रही है। शिवशंकर सिंह चूंकि भारी दिख रहे हैं क्योंकि लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, वे संघ से जुड़े रहे हैं। राजकुमार सिंह 2 बार जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, जमशेदपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और भाजपा में वे बूथ अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तक रहे हैं। शिवशंकर सिंह कभी भाजपा में किसी पद पर नहीं रहे, बूथ कमेटी से लेकर मंडल कमेटी तक। तो राजकुमार सिंह को कम आंक लेना भूल होगी, क्योंकि भाजपा का उनके पास जो अनुभव है और भाजपा में जो सिस्टम में रहकर उन्होंने काम किया है, वो तबका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही कहा जा रहा है। तो ये निर्भर करता है कि ये जो भाजपा के 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शिवशंकर सिंह या राजकुमार सिंह, इनको कितने वोट मिलेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पंकज जी का सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहा था, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, आप ही से जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा लिखने का क्या आधार है पहले वो समझिए। आप पिछले 3-4 चुनाव के आंकड़े निकाल लीजिए और देखिए कि कांग्रेस को कितनी वोट मिला है। मैं सरयू राय का या शिवशंकर सिंह का या फिर वो राजकुमार जी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि मुख्य मुकाबले में तो कांग्रेस है ना वहां पे। आप सब मान रहे हैं कांग्रेस को जब वोट ही नहीं कभी मिलता है वहां पे उस इलाके से, तो कैसे बता रहे हैं कि वो टक्कर में है और किस आधार पे बता रहे हैं। और दूसरी बात, आनंद दुबे तो अभी है ना, वो खुद टिकट के आकांक्षी थे और क्या वो मदद कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। एक तो पहले ही कंगाली है और ऊपर से आटा गीला दुबे साहब है। तीसरी बात यह है कि बन्ना गुप्ता और अजय कुमार का रिश्ता, आप जमशेदपुर में रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो हम अपने यहां जैसे कि जो बीजेपी का जो है वो राजकुमार जी हों
या शिवशंकर सिंह, वो तो बात कर रहे हैं और ये बात कर ही नहीं रहे कि बन्ना गुप्ता, अजय कुमार एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रहे हैं, और वैसे जगहों पर कर रहे हैं जहां पहले से ही कांग्रेस का कोई आधार नहीं है जी। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 2019 की परिस्थितियां नहीं है जमशेदपुर पूर्वी में। जमशेदपुर पूर्वी बीजेपी का गढ़ रहा है और इस बार काफी हद तक रिटेन किया। और आप जिन बागियों की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी के वोटर और उसके कैडर को समझिए। संगठन के नाम पे वहां निशान के नाम पे वोट पड़ता है, कमल निशान के नाम पे वोट पड़ता है, आदमी के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। वो रघुवर दास भी थे, उससे पहले दीननाथ पांडे भी थे, और भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। वो इलाका पार्टी सिंबल के साथ जा रहा है। और सबसे ज्यादा उस इलाके में पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ आपको पता ही है। उस इलाके में इन दोनों के झगड़े की वजह से जनता को सफर करना पड़ा है। ये जनता की भी चर्चा का विषय है। मेरे हिसाब से कम जो आसपास की आप सारी सीटें बता रहे हैं, चाहे वो पोटका की सीट हो, जमशेदपुर पश्चिमी की सीट हो, पूर्वी की सीट हो, घाटशिला की सीट हो, ये सब में से सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई जीत रहा है तो पूर्णिमा दास जीत रही है, मेरा आकलन है। अजय कुमार रेस में ही नहीं है। उनका तो पूरा का पूरा इस बात के ऊपर निर्भर है कि शिवशंकर से कुछ काट लेंगे। अरे दूसरे को काटने से तुम जंग लड़ोगे, अपना क्या है ये भी तो बता दो। फलाना काट लेगा, फलाना छीन लेगा, वो नहीं। जनता समझती है, देखिए इतना बहुत समझदार है। अजय कुमार कितना ला रहे हैं और कांग्रेस का क्या आधार है, इस बात पे चुनाव के फैसले होंगे। चलिए, तो आपका है कि आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कम कोल्हान की मेरे अनुसार। मेरा आकलन है कि जो भी होगा चुनाव का अंतर ज्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार देखिए सिंबल सरयू राय के साथ नहीं था, लेकिन वो जीत गए थे। तो कमोबेश जो एक उनका भी वोट बैंक जो तैयार हुआ था वो किधर जाएगा। उसके अलावा भाजपा के जो नाराज वोटर हैं, जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो अंतिम समय में क्या फैसला करेंगे। इन सब चीजों पर अभी 1-2 दिनों में चीजें साफ होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। जमशेदपुर के बाद हम लोग चलते हैं बगल की सीट पोटका। वहां भी एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है। पूर्वी में तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, पोटका में एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है। मैं जो देख रहा हूँ वो सीट अभी 50-50 के हिसाब किताब में है। राजा बाबू क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर मेरे अंदाज से भी ये सीट फंसी हुई सीट है। संजीव सरदार जो जेएमएम के उम्मीदवार है, उनसे नाराजगी वहां भरपूर है मतलब कि भारी नाराजगी है। अगर संजीव सरदार के खिलाफ मेनका सरदार चुनाव लड़ती तो ये सीट बड़े अंतर से बीजेपी जीतती, बड़े अंतर से, यानी कि एक अच्छा मार्जिन रहता है बीजेपी का। लेकिन वहां अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और मुंडा जी भी लगभग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपना एक कद है, बीजेपी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया है। तो अब इस पे अभी ओवरऑल यही कहेंगे कि जो समाज है, ये जो भूमि वाली समाज आती है, ये समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है। जो मैंने जितना बातचीत किया लोगों से, उससे मुझे लगा कि ये बीजेपी का वोटर है, पहले भी रहा है। पिछले बार लेकिन हार जीत का अंतर जो था मेनका सरदार और संजीव सरदार का, वो 45,000 के आसपास का था। तो उसके पीछे नाराजगी भी थी थोड़ी सी, मेनका सरदार से नाराजगी भी थी। और मेनका सरदार से नाराजगी के बाद इस बार मेनका सरदार ने पूरा दम लगाया था चुनाव को जीतने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो कहानी है ये यही है कि इस सीट पे अभी लड़ाई फंसी हुई है, कांटे की है पोटका में। मुझे लगता है कि एज अभी संजीव सरदार को है। अब अर्जुन मुंडा चुनाव को कितना नजदीक ले जाते हैं इस पे देखना पड़ेगा। और मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, लोकसभा चुनाव का मैं बार बार वितरण देता हूँ। तो इस बार यहाँ पे बीजेपी को लगभग 12,000 की लीड मिली हुई थी, 12,000 की लीड मिली हुई थी इस सीट पे बीजेपी को। तो ओवरऑल कहानी यही है कि लड़ाई फंसी हुई है, कांटे की है, किसी भी तरफ जा सकती है, यही है जी। पंकज जी के पास आते। पोटका में 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली थी, अमूल्यो सरदार वहां से विधायक बने थे। 2009 और 2014 में बीजेपी ने जीती ये सीट और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वापस ये सीट जीत ली। यहाँ बीजेपी के कई दावेदार थे, मेनका सरदार भी थी, उपेंद्र नाथ सरदार जो राजू सरदार थे वो भी थे, पार्वती मुंडा थी, 1-2 और लोग थे। लेकिन टिकट आखिरी समय में अर्जुन मुंडा की पत्नी को मिल गया है। मुकाबला वहां बिल्कुल अभी तक कांटे का बना हुआ है। अर्जुन मुंडा पूरी मेहनत कर रहे हैं और चूंकि पोटका का 1/3 इलाका शहरी इलाके में आता है, जहां बीजेपी के सामान्यतया माना जाता है कि वोटर रहते हैं। तो आप अभी इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं पोटका? नहीं, बिल्कुल आप दोनों की बात से मैं सहमत हूं। पोटका फंसी हुई सीट है। वो
मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ से, या फिर जो पिछली बार हम गए थे, चूंकि टिकट मिलने के पहले गए थे, और वहां जो भी बातचीत हुई, चर्चा हुई, उसके अनुसार वहां भूमिज की एकमात्र सीट है पूरे झारखंड में, भूमिज समाज का। और भूमिज समाज के एकमात्र सीट पर किसी मुंडा को बीजेपी ने उतार दिया। अब इस बात को लेकर स्थानीय स्तर पर रिएक्शन भी है, और ठीक है, मेनका सरदार के साथ तस्वीरें भी खिंचाई, एक दिख भी रहे हैं, लेकिन क्या वो वोट दिलवा रही हैं ये मीरा मुंडा को? इस बात पे बहुत कुछ असर करेगा। और दूसरा, उपेंद्र नाथ सरदार जो कि टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट काट दिया, फिर ये करके मुझे लग रहा है कि देखिए, जो भी वहां पे चुनाव, अगर बीजेपी जहां भी क्लोज जाएगी तो वो अर्जुन मुंडा के मैनेजमेंट स्किल पे जाएगी। मेरे हिसाब से संजीव सरदार को फिलहाल तो वहां बढ़त दिखाई दे रही है। चलिए, पोटका की बात हो गई, घाटशिला की तरफ आते हैं। घाटशिला में भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला की सीट पर उम्मीदवार हैं। अभी उनका बड़ा एक आलू चौप बांटता हुआ फोटो वायरल हुआ था, जिसको कहा गया कि नोट बांट रहे थे, चर्चा में है काफी। देखिए, घाटशिला की सीट पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप भाजपाइयों से बात करेंगे तो लगेगा कि वो सीट बीजेपी हार रही है, लेकिन आप गांव में बात करें, संथालों में बात करें, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये सीट अभी भी मुकाबले में है। किस तरफ जाएगा ये मुकाबला ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सीट अभी भी कांटे की टक्कर इस पर है। पिछली बार भी बहुत कम का मार्जिन था। राजा बाबू ने क्या स्टडी किया इस सीट पर, बताइए। सर, घाटशिला की सीट पे मैं 2 पॉइंट रखूंगा। 2 तो उम्मीदवार मेन है, 2 उम्मीदवार मेन है घाटशिला पे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार का नाम अभी आप नहीं लिए सर। एक नाम है सूर्य कुमार बेसरा, जो घाटशिला से जेपीपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1990 में याद कीजिएगा वो विधायक रहे थे इस सीट से। 2019 के चुनाव में सूरज सिंह बेसरा सूर्य सिंह बेसरा लड़ रहे हैं जी। पोटका से चुनाव लड़ा था वो पिछले बार। वो सूरज सिंह बेसरा जी जो थे वो पिछले बार पोटका से चुनाव लड़ गए थे, लेकिन 2014 में इसी विधानसभा सीट से घाटशिला से वो मैदान में थे और 2200 के आसपास उनको वोट मिला हुआ था, मुझे जहां तक याद है अच्छे से। तो एक फैक्टर वो भी है, और वो बागी किसके हुए हैं? आजसू के बागी है वो। तो ये भी एक फैक्टर वहां पे है। किसी दल के बागी नहीं है सूरज सिंह बेसरा, किसी दल के बागी नहीं है, वो अपने आप से भी बागी हैं, वो किसी के साथ नहीं रहते। वो हमेशा पार्टी चेंज करते रहते हैं, मेन बात ये है। विधायक निर्दलीय बने थे, पिछले 2 बार से जेपीपी से चुनाव लड़ रहे थे झारखंड से। हाँ, मुझे क्या लगता है, उनका राजनीतिक मुझे खत्म हो चुका है। सूरज की जो रोशनी थी वो ढल गई है, वो फैक्टर नहीं है चुनाव जी। मुझे क्या लगता है सर कि घाटशिला में क्या होने वाला है कि घाटशिला में बाबूलाल सोरेन जो है, चंपाई सोरेन की जो छवि है उसका उन्हें फायदा मिलेगा। चंपाई सोरेन की क्या छवि है, आप तो वहां के लोकल हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि हम तो सिर्फ सुनकर और लोगों से बात करके आपको आपके चैनल पे आए हैं सर। वहां उनकी छवि है कि वो लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, और उनके बेटे जो बाबूलाल सोरेन है वो भी उसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। और बाबूलाल सोरेन जो है वो चुनाव जब लड़ रहे हैं तो घाटशिला में मुकाबला जो पिछले बार थी बीजेपी की, वो 6000 के आसपास की थी, 6000 के आसपास की थी। अब सूरज सिंह बेसरा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितना वोट ले जाते हैं मुझे नहीं लगता वो ज्यादा वोट ले जाएंगे। इस हिसाब से चंपाई सोरेन की जो छवि है, जो उनकी छवि है, और बीजेपी का वोट जो साथ में जुड़ेगा, क्योंकि चंपाई सोरेन का एक अपना छवि है। पूरे आप जब कोल्हार में जाएंगे तो कुछ सीटों पे 3-4 सीटों पर उनको उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती है, और उसकी वो बढ़त लेगी बीजेपी उसमें। यानी 10,000 वोट भी अगर वो लेते हैं, अपने छवि के दम पर लाते हैं किसी सीट पे, और साथ में बीजेपी का अगर कोर वोट जब जुटता है, 800 का कोर वोट जुटता है, तो एक अमाउंट बढ़ जाता है उसमें ना, जो पिछले बार डाउन हो गई थी। तो मुझे लगता है कि घाटशिला पे अभी लड़ाई बराबर की है, लेकिन मैं एज दूंगा जेएमएम को। आज के समय में मैं अभी 2 दिन पहले जब कुछ लोगों से बात किया था तो मुझे लगा था बाबूलाल सोरेन वहां पे आगे है, और सर से मैंने बात भी किया हुआ था इस मुद्दे पे कि बाबूलाल सोरेन मुझे आगे लग रहे हैं। लेकिन जब मैं कल कुछ बात किया लोगों से तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो समीकरण है पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से इनके पक्ष में नहीं है। यहाँ मामला लड़ाई कांटे की है, और मुझे लगता है जेएमएम यहाँ से जो है वो थोड़ी सी आगे दिख रही है। ये मेरा वो है, क्योंकि मंत्री जो है रामदास सोरेन उनको बनाया गया है
चंपई सोरेन की जगह पे। तो एक जो कोटा जो है ना जिसको भरपाई की गई हेमंत सोरेन के द्वारा, तो ये तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको मैनेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो अभी लड़ाई कांटे की है इसमें, लेकिन जेएमएम थोड़ी सी आगे दिख रही है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कांटे की नहीं लड़ाई होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले आलू चॉप को पैसे बताते ही नहीं। वो अगर निश्चिंत होते ना कि हम अगर जीत रहे हैं, तो फिर उन्हें ये सब तिकड़मबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, बाबूलाल सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में काफी डेंट लगाया है और वहां से ये कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि जो मूल भाजपाई हैं, अगर काश पूरी तरह इनके साथ आकर जुड़ जाते। कहीं पता नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं चल रहा है, किसी के साथ कोई बातचीत, कोई थर्ड पर्सन का कोई बातचीत आ रहा है। तो अब ठीक है, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज? मैं ये कह रहा था कि बाबू, अच्छा एक सेकंड चेक कर लीजिए एक बार ऑडियो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि बाबूलाल सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पारंपरिक जो वोट बैंक है वहां तो काफी सेंधमारी की है, लेकिन अगर बीजेपी का कैडर पूरी तरह इनको साथ दे देता तब तो ये एज पे होते। लेकिन वहां भी यही बात है कि बीजेपी के जो कैडर में असमंजस है, थोड़ी सी हिचक है। अब पता चला कि कोई जो जमाने से लड़ते रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट, उनके कुछ पर्सनल लोग हैं, वो अभी भी अपने अपने नेता के साथ सटे हुए हैं। ये दिक्कत है वहां पे। लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूं कि वहां लड़ाई कांटे की है, आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उस जगह का जो कल्चर है और जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है उसे शहरी वोटर नहीं समझ पाएंगे। और अगर मैंने शुरू में ही कहा कि अगर मुकाबला कांटे का नहीं होता तो ये आलू चॉप को पैसे बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते ही नहीं। वो भी डरे हुए और पहली बार ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर है, वोट है, वहीं वहीं बाबूलाल सोरेन पहुंच जा रहे हैं। और बीजेपी का देखिए, बीजेपी का जो वोटर है उसको तो मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी के संगठन की है। और बाबूलाल सोरेन ने कहा है कि मैं अपना एक्स्ट्रा ले आ रहा हूं जो जीतने के लिए जरूरत है, 10,000, 15,000, 20,000, आप अपने लोगों को आप देख लो। और इसलिए बीजेपी संगठन को वहां लगाया गया है। बहुत सारे लोग गए हैं वहां पे, आपको पता नहीं, जानकारी होगी इस बात की कि बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नेता वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में, संघ वहां लगा हुआ है, 15 अभी तक बैठ के कर चुका है अपने अलग अलग नेताओं के साथ, वोटरों के साथ। इसके अलावा घर घर जाने की एक योजना है, वो 65 टोटल बैठ के करने की योजना है चुनाव तक। अब मैं 15 परसों तक की बात बता रहा हूं, तो छठ से पहले जो कि खरना का दिन था वहां तक कर चुका है। अभी इधर और किया होगा, 2-3 दिन और बीत गए। टोटल 65 बैठ के संघ वाले कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, बीजेपी के जो वोटर है उसको मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हाँ, जो एक्स्ट्रा लाएंगे वो बाबूलाल सोरेन अपने दम पर लाएंगे। ये वहां की स्थिति बन रही है। चलिए बैरागोड़ा की तरफ चलते हैं। 60,000 वोटों से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर महंती जीते थे और कुणाल सारंगी से जीते थे। कुणाल सारंगी भाजपा छोड़ चुके हैं, वापस जेएमएम में जा चुके हैं और डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के वहां उम्मीदवार हैं। वहां जो स्थिति अभी है, वो चुनाव जब घोषित नहीं हुआ था, जो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, तब ये मानकर चला जा रहा था कि समीर मोहंती के खिलाफ काफी आक्रोश है, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उन पर बहुत तमाम तरह के आरोप है, बालू बेचने से लेकर सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी तक के आरोप है। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, कुणाल सारंगी जेएमएम में वापस गए, वैसे ही अब नैरेटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है और अब वहां भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है और वहां लग रहा है कि एक बार फिर उस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त पर दिखाई दे रहा है। राजा बाबू की क्या फाइंडिंग्स है वहां पर? सर, कुणाल सारंगी के पिता जो थे दिनेश सारंगी, उनका अब एक अपना वोट बैंक भी था, बीजेपी से विधायक रहे हैं। हाँ, मैंने विधायक थे, मैं ये बोल रहा हूँ। जब विधायक थे वो, तो उनका अपना था वोट बैंक था और वो मंत्री भी रहे हुए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, मुझे याद है, जहां तक स्वास्थ्य मंत्री थे मेरे अंदाज से, तो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका अपना वोट बैंक भी था एक। और प्लस में कुणाल सारंगी जब पहला चुनाव लड़ते हैं, जब वो हारते हैं 2009 का चुनाव, और 14 में जब कुणाल सारंगी चुनाव लड़ते हैं, तो पहले चुनाव में विधायक बनते हैं जेएमएम के टिकट से, युवा थे,
उनके पिता का अपना एक छवि था, संघ के व्यक्ति भी रहे हुए थे वो, जहाँ तक मुझे पता है संघ के व्यक्ति थे वो। मैं गलत हूँगा तो मुझे सही कीजिएगा सर। तो अब क्या है कि जब वो इधर आए, रघुवर दास के खिलाफ थोड़ी नाराजगी जो थी सरकार की, और मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि जो नाराजगी सरकार के खिलाफ थी, यानी रघुवर सरकार के खिलाफ थी, अ, उससे थोड़ी सी बड़ी या उससे थोड़ी सी कम अभी के हेमंत सरकार के खिलाफ है। यानी कि बहुत बड़ी भी नाराजगी नहीं कही जा सकती है जिससे सरकार पूरी तरीके से पाला पलट जाए या फिर तूफानी जीत हो जाए किसी पार्टी की, या कोई पार्टी एकदम जमीन पे आ जाए, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि वहां पर उड़िया वोटर ज्यादा है, उड़िया वोटर ज्यादा है वहां पे। और समीर जो मोहंती साहब है, यानी उनका अपना एक बेस्ट था वहां पे। अभी क्या है कि जब ये चुनाव लड़ा जा रहा था, यानी कि जब कैंडिडेट नहीं आए थे, गोस्वामी जी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, उस टाइम बीजेपी को सीधी सी दिख रही थी, पूरी तरीके से दिख रही थी कि बीजेपी इस सीट पे आगे है। और मैं मानकर चल भी रहा था कि ये सीट अच्छी खासी मार्जिन से बीजेपी निकाल लेगी। लोकसभा चुनाव में भी इनकी मार्जिन बड़ी अच्छी थी, 29,000 की लीड थी। तो अगर आप 29,000 की लीड लोकसभा में लेकर आते हैं, तो आप ये देखिए कि जब 2019 में आप विधानसभा चुनाव हारते हैं, तो 61-62 का अंतर था आपका हारने का। तो वो चुनाव और ये चुनाव, यानी कि आप 1 लाख के आसपास का वोट गैप पूरा करते हैं, 1 लाख का वोट आप वो करते गैप करके चुनाव जीत रहे हैं ना। तो ओवरऑल ये कहानी है कि चुनाव में जब कैंडिडेट आई और समीर मोहंती जब उधर चले गए, तो एक थोड़ी सी जो एज थी, जो स्लाइज थी, वो इधर से उधर शिफ्ट हो गई है। और मुझे लगता है सीधी बढ़त है समीर मोहंती को इस सीट पे, सीधी बढ़त है। इसका कारण है कि समीर मोहंती के जाने से थोड़ी सी वोट इधर से उधर गई है। उनका 15,000 का ही जो भी वोट है अपना खुद का है, लेकिन है उनके पास अपना खुद वोट है। और दिनेश जी के साथ क्या है, गोस्वामी जी के साथ, ये चुनाव हारने के बाद एक्टिव नहीं रहे पूरी तरीके से 5 साल। जो मुझे जानकारी मिली है, वो अगर एक्टिव रहते, पूरे 5 साल जमीन पे रहते, तो बीजेपी को एक लगता कि हाँ, वहां के कार्यकर्ताओं को लगता कि हाँ ये उस लायक थे कि उनको चुनाव का टिकट दिया जाए और चुनाव जीत जाएंगे। ये चुनाव हारने के बाद बैठ गए थे, तो बैठ गए तो लोगों से थोड़ी कनेक्टिविटी जो थी वो टूट गई थी। और समीर मोहंती के खिलाफ लाख नाराजगी है, उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप भी है, लेकिन मुझे लगता है जेएमएम को यहाँ पे एज है। पंकज जी आप बताइए। देखिए जेएमएम को एज नहीं है, मैं तो अभी से ही बोल रहा हूँ, देखिएगा 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाले, निश्चित तौर पे जेएमएम जीत रही है वहां पे। इसके कारण है, जैसे कुणाल सारंगी वाला फैक्टर भी उनके साथ है, जेएमएम के कैडर वाला फैक्टर भी साथ है, कास्ट कॉम्बिनेशन में उनके साथ है। और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो शैलेंद्र महतो, आभा महतो वगैरह महतो वोट भी उन्हें दिलवा रहे हैं इस बार। वो शैलेंद्र महतो भी अपना सांसद रह चुके हैं और आभा महतो भी सांसद रह चुकी हैं, और उस इलाके के महतो वोटरों पर अच्छा पकड़ है, 33,000 के करीब महतो वोटर हैं, वो भी वहां मेहनत कर रहे हैं। और तो बताइए ना, क्या ऐसा फैक्टर है जो कि दिनेशानंद गोस्वामी की तरफ दिख रहा है? ये वहां 5 साल रहते नहीं है, ये जमशेदपुर में रहते हैं, कोई कास्ट कॉम्बिनेशन है नहीं, ना कोई बड़ा नेता है, मतलब जो संगठन का कैडर है वो वोट मिल रहा है, उसके अलावा क्या? और दे तो क्यों दे, मतलब कोई तो कारण होगा ना कि जिसकी वजह से, ठीक है समीर मोहंती से नाराजगी वाला वोट और जोड़ लेते हैं। तो टोटल मिला के मैं जो देख पा रहा हूं कि 45-50 हजार के आसपास वोट आ रहा है दिनेशानंद गोस्वामी को, और उसके बाद समीर मोहंती का वहां पे। जी, तो अब पूर्वी सिंहभूम जिले की 5 सीटें हो गई हैं। 6ठी सीट है जुगसलाई की सीट, आजसू के कोटे में ये सीट है। और पिछली बार जब भाजपा और आजसू अलग अलग लड़े थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अगर पिछले चुनाव में जेएमएम और आजसू को मिले वोटों को अगर हम जोड़ दें तो ये जीतने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से काफी ज्यादा वोट हुआ करते थे। इस बार बीजेपी यहाँ पर आजसू को सीट मिली है, लेकिन बीजेपी का एक बागी उम्मीदवार खड़ा, दूसरा एक जेल के उम्मीदवार खड़े हैं विनोद फांसी, और वे अच्छी खासी संख्या में वहां जो कुर्मी वोट है उनपे सेंध लगा रहे हैं। कुछ भूमिज वोटर भी जुगसलाई में है जिनका रुझान पहले बीजेपी की तरफ हुआ करता था, इस बार बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है। लेकिन कुल मिलाकर अभी मुझे लग रहा है कि जुगसलाई में चूंकि 2 लाख के आसपास वोटर शहर में रहते हैं और 1,40,000 के आसपास ग्रामीण वोटर हैं, शहरी वोटरों का रुझान हम सब जानते हैं कि भाजपा की तरफ रहता है। बिहारी हैं, उनमें मारवाड़ी हैं, बंगाली हैं और सिख हैं। तो ये इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जुगसलाई में भाजपा लीड पर है। राजा बाबू क्या इस बारे में बोलते हैं? थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि अभी बहुत सारी सीटों पर करना है। जी सर, सीधी सी बढ़त बीजेपी को, आजसू को है यहाँ पे। सिहाग जी जो है
वो कंफर्टेबल मार्जिन के साथ है और आराम से जीत रहे हैं। जब पिछले बार की आप बात किए तो 66,000 70,000 के आसपास वोट बीजेपी को थी और 50,000 के आसपास वोट सियाग साहब को थी। तो यहाँ पे सीधी-सी लड़ाई है और बीजेपी यहाँ पे सॉरी आजसू यहाँ पे क्लियर एज पे है और बड़ी मार्जिन भी थी। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पे लगभग 96-97 हजार की लीड थी बीजेपी को। तो सीधी लड़ाई है सर, इसमें कोई नहीं है। और भूमिज वोटर की जो बात आप कर रहे हैं सर, भूमिज वोटर नाराज है, बीजेपी के वोटर हुआ करते थे ये, लेकिन जो एक सीट जो चली गई उनकी इसी जिले की पुटका, उसके बाद वहां एक अलग जो वो बना ना लोगों को उनके मन में कि बीजेपी की हमारी एक सीट जो थी, जो हम हमेशा से बीजेपी के वोटर थे, वो भी हमारी सीट छीन ली गई। इस कारण इस बात पे मैं बोलने वाला था, लेकिन पहले आपने ने बोल दिया इस चीज को। इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी और अच्छी खासी संख्या में है ये वोटर जो वहाँ पे भूमिज वाले, जो सरदार वोटर है भूमिज के, वो अच्छी खासी संख्या में है इस पे जो सलाई पे सर। तो सीधी लड़ाई, सीधी जीत है सर यहाँ पे आजसू की। पंकज जी, मैं सोच रहा था कि पहले सोच रहा था कि 45-50 हजार वोट से जीत हो जाएगी, लेकिन चूंकि जो फैक्टर आपने बताया उन सब के कारण 25 से 35 हजार के बीच वो जो विनिंग मार्जिन है वो कम हो गई है। 10-15 हजार का वोट का नुकसान है, जो भी फैक्टर आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं रामचंद्र साइस, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हम जा रहे थे जी। तो ये 6 सीटें थी पूर्वी सिंहभूम जिले में और हमने जो अभी तक डिस्कशन किया उसका लंबोलुभाव यही है कि दोनों तरफ पल्ला बराबर है। 3 सीटें एनडीए की तरफ दिख रही है, 3 सीटें जेएमएम की तरफ दिख रही है। और अब बगल की सीट पर आते हैं सरायकेला में, जहां इस जिले में 3 सीटें हैं। सरायकेला की सीट है, खरसावां की सीट है और ईचागढ़ की सीट है। सरायकेला की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उम्मीदवार हैं। भाजपा उनको बड़ी उम्मीद से लेकर आई है कि कोल्हान में अच्छी खासी सीटें दिलवाएंगे। सरायकेला सीट पर करीब 45% आबादी, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है तो बाहर से आई है और वो भाजपा के वोटर माने जाते हैं। असली लड़ाई आदिवासी क्षेत्रों में होनी है और वहां भी कुर्मी वोटर एक बड़ा फैक्टर है, जहां जेएलके ने प्रेम मार्डी को उतारा है और कुर्मी वोट बैंक, चूंकि इससे पहले जेएमएम का वोट बैंक माना जाता था, बीजेपी के साथ बहुत कम संख्या में कुर्मी पहले से भी है। इसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ चंपई सोरेन को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। हालांकि मैं अलग अलग लोगों से बात जब करता हूँ, खास करके मीडिया से जुड़े लोगों का, तो उनका कहना है कि नहीं, ये कांटे की टक्कर है। लेकिन मुझे इस सीट पर कोई कांटे की टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि चूंकि पिछले चुनाव को छोड़ दें 2019 को, तो 2000 से लेके 2014 तक भाजपा और जेएमएम के वोट लगभग बराबर रहे, बहुत कम मार्जिन से, 800, कभी 3200, कभी 1100 के मार्जिन से चंपई सोरेन जीतते रहे। अब वे भाजपा में है, तो अपने साथ अगर वो अब एक अपना जो उनका समर्थक वर्ग है उसको भी लेकर आएंगे तो बीजेपी को आराम से जीत दिला देंगे। राजा बाबू बताइए इस पर आप। सर इस जिले की 3 सीटें हैं, जो खरसवा, सरायकेला खरसवा इस जिले का नाम है। इस जिले की 3 सीटें में मुझे 2 सीट ईचागढ़ और सरायकेला दोनों क्लियर एज लग रही है, एक पर आजसू, एक पर बीजेपी। हालांकि समय कम है तो मैं सीधी वो बता देता हूँ। आपको खरसवा सीट जो अर्जुन मुंडा की गढ़ हुआ करती थी एक तरीके से, फिर वो हार गए 2014 में, 9 में तो वहां से बीजेपी के एक उम्मीदवार खड़े थे, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो जीत गए थे। लेकिन ओवरऑल कहानी यही है कि खरसवा पे गगराई साहब जो है, हाँ गगराई साहब जो है वो आने वाले थे इनके साथ, चंपई साहब के साथ, लेकिन वो आए नहीं। उनको मनाया गया, मान गए, वो मान गए, रामदास सोरेन मान गए, जो घाटशिला वाले हैं, ये लोग मान गए और फिर से जेएमएम में रह गए, इनको टिकट भी मिल गया है। लेकिन खरसवा की सीट पे बीजेपी कमजोर है आज के समय में, मुझे लग रहा है ऐसा। और बाकी 2 सीट है, ईचागढ़ है, ईचागढ़ से जो अपने आजसू के उम्मीदवार है और यहाँ से बीजेपी से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सीट पे 19,000 से हारते हैं जेएमएम के टिकट पे, जब उनकी उम्मीदवार खड़ा होती है। इकलौता पूरे लोकसभा में सीट थी जो बीजेपी जीतती है, सरायकेला। तो सरायकेला में जो शहरी आबादी है वो ज्यादातर है, वो बीजेपी के पक्ष में है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि वहां पर जो लड़ाई है बहुत छोटी मार्जिन से होती रहती है। 2019 का चुनाव को छोड़ दिया है, जब वो 11-15 हजार या 18 हजार के आसपास से जीते हुए हैं, वरना कभी भी उनकी मार्जिन, जीत का मार्जिन जो है वो 5,000 से ऊपर नहीं रहा है, हमेशा डाउन में ही रहे हो, जो शुरू से 2000 से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल कहानी है कि 3 में से 2 सीटें एनडीए के पल्ले में जाने वाली है। एक दशरथ गड़गई फिर से चुनाव जीत रहे हैं जेएमएम के टिकट से, सीधी जीत है उनकी। बस इतना ही बोलूंगा सर। तो 3 सीटों में आपने कहा कि खरसावां की सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जा रही है और ईचागढ़ और सरायकेला बीजेपी की तरफ आ रही है। पंकज जी सहमत एनडीए है? की तरफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरायकेला देखिए ना, सरायकेला में
हारने का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया, जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का वोट हमेशा से बीजेपी को मिलता है, वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा, यानी चंपई सोरेन की तरफ चला जाएगा। अब तक होता यह था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, खास करके रामनगर वाला इलाका है, वहां पे जेएमएम को हमेशा बढ़त मिलता है। अब रामनगर के इलाके में आप भी नहीं, आप नहीं थे उस समय, जो गया था कोल्हान में, वहां मैं खुद जाके घुमा हूं, वहां 50-50 का सिचुएशन है, मतलब जेएमएम के वोट में 50-50 का डिवीजन है। हाँ, राजनगर वाला इलाके में। और ये जो है, जो इंडस्ट्रियल एरिया का वोट है, पूरा का पूरा जो कहते हो बीजेपी को मिल रहा है। अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए चंपई सोरेन को, मुझे ऐसा लगता है। जो 2000, 4000, 5000 से हमेशा जीते रहे, इस बार थोड़ा बेहतर होगा। हो सकता है कि वही 11-15 हजार वाले कैटेगरी में आ जाए। हरिराम महतो जीत रहे हैं ईसागढ़, वहां कोई दो राय नहीं है। और खरसावां में देखिए बहुत सारे लोग एक तरफा कर रहे हैं। सोनाराम बोदरा वहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां मैं गया हूं पर्सनली, और 3-4 ब्लॉक मैं घूमा हूं वहां पे। और खास करके वो जो स्टेडियम वाला था, फुटबॉल स्टेडियम, मुझे याद नहीं है, वहां पे जब गया था, वो घोर आदिवासी इलाका है। कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है दशरथ गगरई की, कि ऐसा नहीं कि दशरथ गगरई ने कुछ बहुत बढ़िया काम किया इसलिए उसे जिताते हैं। वो तो अर्जुन मुंडा के खिलाफ जो लहर थी, उस वजह से वो जीत रहे थे। इस बार जो मैं देख पा रहा हूं कि दशरथ गगरई ने जिस तरह ये फ्लिप फ्लॉप किया, वो पार्टी बदलने के समय, उनका एक वोट बैंक का बड़ा तबका, जेकेएलएम वाला जो कैंडिडेट खड़ा है, उधर शिफ्ट हुआ है। दशरथ गगरई का वोट बैंक का जो है, क्योंकि उन्हें लगता यह है कि ये आदमी कल को जाके हो सकता है चुनाव बाद भी बीजेपी में चले जाए, कौन जानता है। तो जो उनका कंडक्ट है, उसकी वजह से जेएमएम के जो वोटर हैं, वो भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और सोनाराम बोदरा वो आदमी है, जब चंपई सोरेन शामिल होने आए थे बीजेपी में, तो सबसे ज्यादा भीड़ लेके आए थे। वो जिला परिषद सदस्य भी है, तो उनका अपना आदिवासी इलाकों में वोट है। तो अगर आदिवासी इलाकों में वोट है, और अगर बीजेपी का कैडर इनके साथ जुड़ रहा है, और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक हिस्सा ही सही वो जेकेएलएम के प्रत्याशी की तरफ मूव कर रहा है, तो बहुत कांटे की टक्कर है। मैं आज बोल के जा रहा हूं, देखिएगा, वो इतने आसानी से नहीं जीत रहा है जितना बोल रहे हैं कि खरसावां एकदम निश्चित ही जीत रहा है। वहां देखिएगा कुछ ना कुछ खेल होगा। हाँ, तो चलिए भैया, हमने जो 9 सीटों पर किया, उसमें अब करें तो ये 5 एक तरफ हो गया एनडीए की तरफ, और 3 सीटें उधर थी जेएमएम की तरफ। खरसावां को उधर मान लेते हैं, चलिए। 5 सीटें हैं पश्चिमी सिंहभूम में, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधर। चाईबासा में मुझे लगता है कि वहां दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो गीता बलमुचु को उतारा गया है, मुझे लगता नहीं है कि वहां चाईबासा में बीजेपी का कोई प्रोस्पेक्ट मुझे अच्छा भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जेएमएम क्लियरली बढ़त में दिख रहा है। और जहां तक 5 सीटों का हम लोग अब एक साथ ही धीरे धीरे कर देते हैं। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा शुरुआत में पिछड़ती दिख रही थी, लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गई थी, लेकिन अब वहां स्थितियां थोड़ी बदली हैं। और चूंकि सोनाराम सिंकू कांग्रेस के हैं, उनके ही आदमी है, कांग्रेस का वहां कोई सेटअप नहीं है, कांग्रेस का वहां कोई जनाधार भी नहीं है। वहां जो भी जनाधार था वो मधु कोड़ा, गीता कोड़ा का था, या झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। तो अब मंगल सिंह बोबोंगा खड़े हो गए, जो जेएमएम के वहां से पूर्व विधायक रहे हैं, वो एक बड़ा हिस्सा वोटों का ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर गीता कोड़ा को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। मझगांव में लड़ाई टक्कर कांटे की है, क्योंकि नीरल पूर्ति लगातार 3 बार से वहां जेएमएम के विधायक हैं। बड़कुंवर गगराई एक साफ सुथरे, मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्ति हैं, बीजेपी से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, और वहां मुकाबला थोड़ा सा जेएमएम की तरफ दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाजी अंतिम समय में किधर भी जा सकती है, इसको हम लोग सीधा सीधा नहीं मान सकते हैं। चक्रधरपुर में शुरुआत में कहा जा रहा था कि भाजपा को बढ़ा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, वहां सुखराम उरांव ने स्थितियों को पाट दिया है। लेकिन एक कमल देव गिरी, जिनकी हत्या हो गई थी 1-2 साल पहले, बड़े वो हिंदूवादी नेता थे, युवा नेता थे, उनकी मौत का भी वहां लोगों में रिएक्शन है। और मनोहरपुर की बात करें तो जोबा मांझी के बेटे हैं वहां पर। विजय गगराई के बारे में कहा जा रहा है, जो वहां पर फैक्टर बन सकते थे, उन्होंने चुनाव प्रचार वगैरह बंद कर दिया। तो माना जा रहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार को उन्होंने अंदर से समर्थन दे दिया है, तो वो सीट जेएमएम के पक्ष में अभी दिखाई दे रही है। तो इतनी सारी सीटें हैं, 5 सीटों का मुझे जो लग रहा है, उसमें चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर, ये 2 सीटें भाजपा के पक्ष में सीधी सीधी दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। बाकी 4 सीटों, जो 3 सीटें हैं, उनमें चाईबासा को छोड़ के बाकी 2 सीटों पर मुकाबला है। राजा बाबू, अब बता दीजिए 5 सीटों का हाल।
जी। सर चाईबासा में तो मंत्री जी हैं दीपक बरुआ, वहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा लड़ क्या रहे हैं, एक तरफा ही जीत है उनका। लोकसभा में भी जीत है, जीत है। ये और मझगाँव, ये दोनों सीटों पे 60,000 की लीड थी इनकी और बड़ी बड़ी जीत थी इनकी। जी, विधानसभा चुनाव में पिछले बार आप देखेंगे तो 47,000 या 48,000 के आसपास की अंतर थी मझगाँव पे। विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, और लोकसभा में भी 60,000 की थी। तो ये नीरापूर्ति विधायक है वहाँ से जेएमएम के मझगाँव से। तो बीजेपी ने यहाँ से जो उतारा है कैंडिडेट गगराई साहब को, वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, आपने जैसा बताया बिल्कुल बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और लड़ाकू भी हैं, लड़ते भी हैं अपने लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों सीट क्लियर जेएमएम को जाने वाली है। उसके बाद मनोहरपुर भी जेएमएम के पास ही रहेगी। जगन्नाथपुर कांग्रेस के जो विधायक है वो पहले इन्हीं के आदमी हुआ करते थे मधु कोड़ा के, और मधु कोड़ा पुराने संगी हैं। तो ऐसा है कि उनका वोट अपना खुद का जो वोट बैंक है और इनका जो अपना वोट बैंक है, यानी कि गीता कोड़ा का और बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है, वो तो जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक बड़ा जीत होगा। बिल्कुल होगा। लोकसभा में हार गए थे वो, उसके पीछे कई सारे कारण भी थे, बहुत सारी अंदरखानी बातें भी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जगन्नाथपुर एक सीट है ऐसी है जो पश्चिमी सिंहभूम में जो 5 सीटें हैं वहाँ पे सबसे कंफर्टेबल जो जीत होगी बीजेपी की वो इसी सीट पे है। चक्रधरपुर की बात करते हैं जो सर बता रहे थे, वहाँ पे मुझे सुखराम ओराम पहले लग रहे थे कि हार रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से हार रहे हैं मुझे लग रहा था। लेकिन मुझे अब लगता है कि वहाँ लड़ाई फंसी हुई है और मैं अभी बढ़त दूंगा सुखराम ओराम को। जैसा कि सर बता रहे थे कि 2 सीटों पर मुझे लग रहा है, मुझे भी पहले लगता था कि 2 सीटों पे वो है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सुखराम ओराम वहाँ पे बढ़त में है। एक ये सीट और एक बाबूलाल सोरेन वाली सीट, ये 2 सीट मैंने जो नंबर अपने दिए थे उसमें मैं चेंज करूँगा। तो मुझे लगता है 1 सीट पे बीजेपी कंफर्टेबल है, बाकी 1 से 2 और 3 से 4 जेएमएम के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे यहाँ से। पंकज जी, आप घूम बिल्कुल कर आए हो उस बिल्कुल इलाके। सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। चाईबासा निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है, मनोहरपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है, जगन्नाथपुर गीता कोड़ा जीत रही हैं, चक्रधरपुर में बिल्कुल फंसा हुआ मामला है, एक तरफा जीत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो सामंत साहब हैं वो, लेकिन मैं स्लाइट मार्जिन अभी भी सामंत साहब को दूंगा। और जो एक सीट और कौन बच गई, हाँ मझगांव, मझगांव बहुत कांटे की टक्कर है, मैं आज ये बोल के जा रहा हूं, इसलिए कि धीरज पूर्ति के साथ 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। व्यवहार बरकुर गगराई का अच्छा है, लेकिन जो अभी मैं उस इलाके में गया था और बहुत अंदर तक गया था, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्ट्रांग बेस है वहां गया था, वहां एक कोई बांध है, कोई प्रोजेक्ट है जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया था और उसे लेकर काफी बड़ा आंदोलन भी हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कोई नेता वहां भी ठेकेदारी करके बनवा रहा है। उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। और वो जमीन एक और है कि जो जमीन कंपनी को दी गई थी, वो कंपनी पहले प्लांटेशन के लिए दी गई थी। ताकनगर जलापूर्ति योजना होगी। ताकनगर जलापूर्ति योजना वाला बहुत है। और जो वैसे आदिवासी जो कि आंदोलन में शामिल थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शामिल थे, वो गाली दे रहे कि अरे हमें पिटवा दिया और खुद देखो खुद ठेकेदारी कर रहा है बनवाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहां पे एक बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट था जिसको प्लांटेशन के नाम पे लिया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने दिलवाया कि यहाँ पे वृक्षारोपण होगा। अब पता चल रहा है कि वो जमीन जो है आदिवासियों की जमीन थी, वो कंपनी को दे दिया गया। उस बात को लेकर भी वहां रिएक्शन है। कोरोना के टाइम में जो कोविड में ये आम गांव के लोग आरोप लगाते हैं कि नीरल पूर्ति कभी निकले नहीं और कभी कोई मदद नहीं की। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर से देखिए, ऊपर से दिखने से लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है तो इसलिए नीरल पूर्ति निकल रहे हैं, लेकिन जो जमीन पे आप अंदर गांव में जाइएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। पैसे को लेकर कुछ ये है, कोविड के टाइम में इनके कंडक्ट को लेकर है, और वो जो जलापूर्ति योजना वाला है, इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब को लेकर है। ऐसे भी जब देखिए एक बार बड़कुंवर गगराई जब जीते भी थे और इस बार भी वहां जो मार्जिन रहने वाला है 5 से 7 हजार के अंतर का ही जीत हार जो भी होगी। मुझे जो जानकारी है मधु कोड़ा भी जोर लगा रहे हैं बड़कुंवर गगराई के पक्ष में, वो प्रचार करने भी जाने वाले, उनका भी इफेक्ट है। बहुत कांटे का मुकाबला है वहां पे। मैं स्लाइट एज बड़कुंवर गगराई को दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 सीटें हैं उसमें जगन्नाथपुर तो क्लियर है, चाईबासा क्लियर है जेएमएम, मनोहरपुर जेएमएम क्लियर है, चक्रधरपुर और मझगांव को आप लोग अभी 50-50 रखिए। आप गगराई साहब तो मुंडा साहब के ही व्यक्ति है ना पहले भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, पिछली बार इसलिए इनका टिकट भी कटा था, पिछली बार इनको मजबूरन निर्दलीय लड़ना पड़ा था, वो कांग्रेस से किसी को लाके दे दिया था टिकट। हाँ जी जी जी।
नहीं, इस बार थोड़ा सा वहां जमीन अलग है, वो दिख रहा है वहां पे। तो बिल्कुल सही कहा, वो फंसी हुई सीट है, देखिए चक्रधरपुर फंसी हुई सीट है, और यहाँ भी 50-50 में मामला। देखिए मझगांव किसी भी ओर जा सकता है। मझगांव में एक खासियत यह है कि पिछली बार बीजेपी ने बड़कुंवर का टिकट काट के रोशन पाट पिंगुआ को दे दिया था, कमजोर उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल। बड़कुंवर का ग्राही भी वहां चुनाव लड़ गए थे अपनी पार्टी बना, निर्दलीय। उन्होंने भी अच्छा खासा वोट काटा था, कुछ 14,000 वोट काटा था, वो भी एक फैक्टर था। इस बार वो सब 15-20 हजार के आसपास। तो कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने जो कोल्हान की 14 सीटों पर बात की है, 6 सीटें हमें दिखाई दे रही हैं, 3 पूर्वी सिंहभूम में, 2 सरायकेला खरसावां जिले में और 1 पश्चिम सिंहभूम जिले में। तो ये मान के चला जाए कि कोल्हान में कम से कम बीजेपी को 6 सीटें आ सकती हैं। चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की तरफ। 15 सीटें हैं, 15 सीटों में 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। सिल्ली और खिजरी में दूसरे चरण में चुनाव होगा 20 नवंबर को। रांची से शुरुआत करते हैं। रांची के आसपास 4 सीटें हैं, रांची, कांके, हटिया और खिजरी। इनका कुछ ना कुछ हिस्सा रांची शहर में भी आता है। रांची की जो शहरी सीट है वो सबसे छोटी सीट है। 7वीं बार यहाँ सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी है। पिछली बार सीपी सिंह की जीत का अंतर करीब 5,900 यानी 6,000 के आसपास रहा था। इस बार मेरी जो समझ कहती है कि इस बार सीपी सिंह की जीत का अंतर बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो पिछली बार रघुवर दास सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जो इस बार नहीं है। 7वीं बार सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ माझी फिर उनके सामने है, लेकिन पिछली बार वो प्रत्याशी थी, इस बार राज्यसभा की सांसद भी हैं। राजा बाबू से बात करते हैं, उसके बाद पंकज जी की राय लेंगे। जी सर, इस बार सीपी सिंह की बढ़त बढ़ेगी भी और साथ में कंफर्टेबल मार्जिन भी रहेगी। इसके पीछे कई कारण है। एक तो पहले महुआ माझी राज्यसभा सांसद हो गई है अब, और क्षेत्र में उतना एक्टिव नहीं थी जितना पहले माना जाता था। साथ में कांग्रेस जो थी, उनके अंदर गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है इस बार। सीट कांग्रेस ये सीट की डिमांड में रखी हुई थी सीट को, लेकिन ये सीट उनको मिली नहीं। तो और सारी सीटें हैं क्षेत्रफल के अनुसार, जैसा कि पता है सर कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा है ये, बहुत छोटा विधानसभा आती है, और शहरी सीटें ज्यादा है। तो शहरी सीटें एक तरीके से है, तो मुझे लगता है इस सीट पे कंफर्टेबल मार्जिन है कि सीपी सिंह की, और 7वीं बार विधायक बनेंगे वो इस बार। वैसे कायदे से बोला जाए तो इस बार उनकी टिकट कटने वाली थी, लेकिन ये दिल्ली गए और 2 बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। एक उत्तर प्रदेश से आते हैं और दूसरे गुजरात से। तो दोनों से मुलाकात जब होती है इनकी, तो इनकी टिकट जो कटने वाली थी टिकट, वो वापस इनके खाते में गिर जाती है और पुनः चुनाव लड़ने के लिए मैदान में वो आ गए हैं। तो बाकी 3 सीटों को भी बता दीजिए कि वहां हटिया, कांके और खिजरी। सर तमाड़ भी है सर, इसी में तमाड़ भी है, तमाड़ को भी जोड़ना चाहिए इसी के अंदर। रांची की शहरी सीटों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो सिल्ली भी है और तमाड़ भी है, तो सिल्ली पे भी नहीं हो रहा है। जी, तो देखिए सर क्या है कि हटिया में तो मुझे नवीन जायसवाल पर सीधी बढ़त दिख रही है। अजय सहदेव जो है उनके पिता भी विधायक रहे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जायसवाल साहब पिछले लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। पहले आसू से जीते, उसके बाद ये जीते। उनका अपना कोर बैंक भी है, और साथ में शहरी जो इलाका है वो भी इनके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है शुरू से जो जुड़ता आया है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कंफर्टेबल विन है बीजेपी के लिए। हटिया में भी, कांके में समरीगढ़ का टिकट काटा है बीजेपी ने, और बीजेपी ने टिकट चेंज किया है। यहाँ भी बीजेपी का कंफर्टेबल मार्जिन है। थोड़ी सी लड़ाई, लोग बोल रहे थे सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई सुरक्षित सीटों पे लड़ाई है। तो मैं रांची, हटिया और कांके ये तीनों सीट बीजेपी को दे रहा हूँ। शहरी सीटें हैं, साथ में बीजेपी के लिए एक अच्छा माहौल भी है यहाँ पे अभी आज के समय में। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। पिछले बार जैसे बीजेपी के खिलाफ, रघुवर सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, तो अंतर घट गई थी बीजेपी की। लेकिन इस बार अंतर मुझे लगता है बढ़ेगी, जैसे कि सीपी सिंह की अंतर बढ़ सकती है। क्या बोलते हैं, कांके में बीजेपी ने नया चेहरा लाया है समरी लाल के को हटाकर, तो वो उसका भी बीजेपी को फायदा होगा। साथ में मांडर और तमाड़ की बात कर लेते हैं सर, इसी में जोड़ देता हूं मैं। मांडर से मुझे नेहा तिर्की फिर से कंफर्टेबल मार्जिन से लगती है, निकलेंगी। बंधु तिर्की की बेटी है, चुनाव जीतेगी भी हो, जीतेंगी, क्योंकि उनका एक अपना वो है एजेंडा, एक होता है ना वोट बैंक का, वो एक तरीके से मुझे दिखता है।
बाकी तमाड़ में राजा पीटर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है वो उनके साथ है। और जैसा कि सर से भी हमारी पंकज सर से बात हो रही थी उस टाइम, तो वो बता भी रहे थे कि चुनाव चिन्ह का जो एक बड़ा वो है कि दोनों का तीर कमान चुनाव चिन्ह रहेगा। तो सर इसमें मैं अभी बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा सोच रहा था, सर इस बार जदयू का चुनाव चिन्ह शायद बदला हुआ है वहाँ पे झारखंड में। जदयू जदयू का चुनाव चिन्ह शायद इस बार कुछ और है, तीर कमान नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे मुझे बताया ये बात। अब हो सकती है मैं इस पे फिर से ध्यान रखूंगा, इस चीज़ों को आगे से वो करूँगा। लेकिन मुझे ओवरऑल लगता है कि सर की रांची की जो 5 सीटों पर चुनाव है उसमें बीजेपी हटिया, रांची, कांके ये 3 पे बीजेपी कंफर्टेबल है। वहाँ पे तमाड़ में राजा पीटर अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं समीर क्या बोलते हैं विकास मुंडा के खिलाफ, और नेहा तिर्की कांग्रेस की बढ़त में है सर। तो ये 5 सीटों का, 7 में 5 सीटों पे चुनाव है और 5 का मेरा यही आंकड़ा है सर। खिजरी की बात आपने नहीं की, खिजरी बताइए। खिजरी एक चुनाव सर कांग्रेस खिजरी जीतती है, एक चुनाव बीजेपी जीतती है। नहीं सर, खिजरी में इस बार फिर से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। मैं अभी पंकज सर से बात हो रही थी तो मैंने बताया भी कि वहाँ बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव भी बहुत गढ़ी गई है। वो नैरेटिव बहुत हटके है। बीजेपी के खिलाफ वहाँ एक तरीके से नैरेटिव बनाई गई है कि वो आदिवासी विरोधी है, वो हमारा हक छीन ले रहे हैं। मैं वहाँ बहुत लोगों से बात किया और प्लस में जो वहाँ के विधायक हैं खिजरी के, उन्होंने काम भी कराया बहुत अच्छी खासी स्थिति में। उन्होंने अच्छा काम कराया भी है वहाँ पे लोगों के बीच में रह के। प्लस में उनके साथ नेगेटिव क्या है ना कि जो कैश कांड हुआ था रांची बंगाल में, हावड़ा वाला जो कैश कांड था उसमें इनका नाम फंसा हुआ था। तो उससे इनकी छवि को थोड़ी सी धूमिल हुई है। लेकिन उस छवि को धूमिल होने के बाद भी ये फिर से वापस मैदान में आते हैं और फिर से पूरे चीजों को बैकअप करते हैं और पार्टी से फिर से टिकट लेकर आते हैं। ये उनके पक्ष में गया है एक तरीके से, वरना नाराजगी थी उनसे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको इन्होंने पाट लिया है। और लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे ना तो मात्र 2 सीट थी, एक नेहा तिर्की की मांडर और खिरचड़ी। यही 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस को बढ़त थी, वरना सारी की सारी सीटें बीजेपी कंफर्टेबल मार्जिन से जीत कर ले गई थी सर। चलिए पंकज जी आप बताइए। रांची स्पष्ट सीपीसी, कांके स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी, नवीन कांके जायसवाल तो एक किंतु ऐसी परंतु के सीट साथ है जिस वो कांके सेफ तो सीट एक है, ऐसी वो सीट सेफ है कि सीट है भारतीय इसलिए जनता पार्टी को अगर पूरे राज्य में एक भी सीट नहीं आ रही हो तो भी कांके की सीट आ जाती है उसको। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा था कि ये दोनों स्पष्ट है। अब मैं थोड़ा सा जो बात करने लायक है, देखिए रांची के बारे में बहुत सारे लोग बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पिछली बार जो चुनाव था उसमें पवन शर्मा नाम के प्रत्याशी खड़े हो गए थे, उन्होंने बीजेपी का 3-4 हजार वोट काट लिया था और रघुवर दास के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। उन सबके कारणों से सीपीसी के जीत का मार्जिन कम हुआ था, लेकिन फिर भी ये जीते। इस बार और भी फैक्टर्स है, कांग्रेस में गुटबाजी है इस बार बीजेपी इंटैक्ट है। आदित्य विक्रम जायसवाल भी टिकट चाहते थे, राजेश गुप्ता छोटू भी टिकट चाहते थे, और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जब तक ये जेएमएम हारेगा नहीं तब तक कांग्रेस को मिलेगा नहीं यहाँ कभी। तो अब ये भी चर्चा चल रही है। और ये जो सुबोध कांत सहाय थे वो हटिया से अपनी बेटी के लिए फिर से ट्राई कर रहे थे, वहां भी नहीं मिला, इस कारण भी वो थोड़े से शिथिल पड़ गए हैं। तो इस बार गड़बड़ उधर है, इस बार इधर इंटैक्ट है। अब पिछली बार गड़बड़ एनडीए की तरफ थी, खैर रांची जीत रहे। हटिया के बारे में बोलूंगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है नवीन जायसवाल के प्रति, ऐसी चलो ऐसी। लेकिन अजय नाथ शाहदेव के प्रति भी नाराजगी है। अंतिम समय तक वो कभी बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने जो प्रयास किया, जो कांग्रेस का जो कैडर वोटर है वहां पे, वो आज भी सशंकित है। वो जिस दिन ये शोर हुआ था ना, उस दिन अगर मना कर देते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में रह रहा हूं, तो नहीं हुआ। वो अंतिम समय तक खामोश रहे, और जब लगा कि बीजेपी से बात नहीं बन रही है तब मजबूरन कांग्रेस का टिकट लेके खड़े हो गए। वहां पे उनके लिए निगेटिव बात क्या है अजय नाथ शाहदेव के लिए, जैसा मैंने बताया, यशस्विनी सहाय है सुबोध कांत सहाय की बेटी। यशस्विनी सहाय के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहे थे सुबोध कांत सहाय, नहीं मिला, अजय नाथ शाहदेव को मिला। तो अंदर अंदर जो चल रहा है, जो हटिया में है, उनसे आप एक बार पता कीजिएगा। नवीन जायसवाल की जो निगेटिव चीज है वो है भरत कामसी। भरत कामसी पहली बार कल परसों में देख रहा था एक पोस्टर में भरत कामसी साहू भी लगाए हुए अपने नाम के पीछे। वो अमूमन ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन वो साहू लगाने के पीछे भी उनकी अपनी रणनीति होगी, वो क्या है वो आप समझ रहे हैं। लेकिन इन तमाम सब कुछ किंतु परंतु इन सबके बावजूद
मार्जिन जो हो, नवीन जायसवाल का अपना जो है ना, जो उन्होंने आजसू के समय बनाया था महिला समिति वाला करके, वो वोट है इनके पास। उसमें से थोड़ा सा क्रिश्चियन वोट बिदका है, मुस्लिम निकला है, लेकिन अभी भी इनके पास मोटा मोटी है। और बीजेपी का जो कैडर इनके साथ जो जुड़ता है, कुल मिलाकर नवीन जायसवाल मेरे हिसाब से एज पर है, क्योंकि अजय नाथ शाहदेव को लेके कांग्रेसी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा गुटबाजी है, जो आप आइएगा घूमिएगा कांग्रेसियों के बीच तो इस बात का पता चल जाएगा। हटिया हो गया, रांची हो गया, कांके हो गया। जो जिन 2 सीटों के बारे में राजाबाबू जी ने बात की थी वो मैं बता देता हूं, तमाड़ और ये मांडर, 3 ऐसी सीटें हैं जिसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है। एक सीट है खिजरी, एक सीट है मांडर और तीसरा है कोलेबिरा। इन तीनों को, हाँ कोलेबिरा, ये तीनों को मिशनरीज लड़ रही हैं। और राजेश कच्छप के खिलाफ जो भी किंतु परंतु थे उनके अपने वोट बैंक में, उससे बहुत हद तक पाटा गया है। जो क्रिश्चियन नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सब रांची में रहते हैं, मित्र हैं, वो बोलेंगे कि नहीं आपने मेरे बारे में नाम क्यों ले लिया, जो खिजरी का टिकट चाहते थे और नहीं मिलने के बाद नाराज थे, उनसे वो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक जो उनका अपना नेटवर्क सिस्टम है, उन्होंने बात की और वो उनसे प्रचार करवा रहा है राजेश कच्छप का। खिजरी में अपर हैंड राजेश कच्छप का है आज भी। मांडर में देखिए, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट अगर बीजेपी के लिए कोई हो सकता था तो सन्नी टोप्पो ही है, लेकिन मैंने बताया ना कि ये 3 सीट, हाँ उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। और जो मुझे जानकारी है, मैं पिछले 3 दिनों से मांडर के बारे में जानकारी ले रहा था, सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा और पूरा सोमा उराव वाला पूरा गुट, और उसके बाद जो तीसरा है आदिवासी छात्र संघ है, इन सब के कार्यकर्ता जत्था बना बनाकर आदिवासी गांव में रात्रि प्रवास कर रहे हैं सन्नी टोप्पो के पक्ष में। वहां अगर सन्नी टोप्पो को ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक बोल रहा हूं, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, अगर ठीक ठाक भी सरना वोट मिल गए तो वहां खेला हो सकता है। देखिए, यकीन मानिए आप, और इसके लिए ही सारा प्रयास किया जा रहा है। अंतिम में देखिए, वहां जितना ज्यादा जोर क्रिश्चियन मिशनरीज लगाएंगे, जितना ज्यादा वहां क्रिश्चियन बनाम सरना होगा, उतना ज्यादा सन्नी टोप्पो को फायदा है। और इसी कारण से ये पूरा बंधन तिग्गा वगैरह सारा गैंग जो आया है ना, जो इनके लिए कर रहा है सन्नी टोप्पो के लिए, वो कर रहा है। जमीन पे जाके आप कोई पता लगाइए कि 8-8, 10-10 महिलाओं की टोलियां, नौजवानों की टोलियां रात्रि में विश्राम कर रही है, पड़ाव डाल रही है आदिवासियों के गांव में। इस बार बंधु तिर्की अगर होते, मैं बहुत गांव में गया, बोले बंधु तिर्की के होते तो कोई बात नहीं, बंधु दादा अच्छे हैं, लेकिन नेहा तिर्की को लेकर थोड़ा सा एक उदासीनता है कि नहीं ठीक है, वो है बहुत ज्यादा, अरे ये तो जाके चर्च में जाती है तो ईसाई हो जाती है और बाहर आके आदिवासी हो जाती है। ये बात भी लोगों ने कहा, वहां आदिवासी गांव के लोगों ने कहा। तो एक थोड़ी सी फीलिंग जाता है। 6 सीटें जो है, रांची, हटिया, खिजरी, कांके, मांडर और तमाड़, इसमें आप इंडिया अलायंस को कितनी सीटें दे रहे हैं और एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं? खिजरी स्पष्ट रूप से इंडिया अलायंस के पास है। मांडर एज आज भी मैं मानता हूं कि शिल्पी नेहा तिर्की का है, बाकी जो है वो मैं एनडीए को दे रहा हूं। मैं राजा पीटर को जीतता हुआ देख रहा हूं, ये मेरा अपना आकलन है। राजा बाबू 6 में से कितनी सीटें दे रहे हैं? सर, हटिया, रांची और कांके 3 सीट बीजेपी को, बाकी नेहा तिर्की और राजा पीटर ये दोनों लड़ाई पे है। नहीं, नेहा पीटर, राजा पीटर जो तमाड़ से है वो लड़ाई पे है, अच्छी लड़ रहे हैं, जीत सकते हैं। और मांडर से तो मुझे क्लियर लग रहा है नेहा तिर्की। बस तो टोटल एनडीए को कितनी? 4, 3 3 से 4 और 1 से 2 कांग्रेस, जेएमएम। अच्छा, तो मतलब इंडिया हमने देखा कोल्हान में 6 सीटें हो गई, 3 से 4 जी, मेरा भी कोल्हान में 6 हो गई और अभी रांची में हमने 3 दे दिया, 9 सीटें, 10 भी हो सकती है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। खूंटी जिले में 2 सीटें हैं, खूंटी जिले के अंदर 2 सीटें पड़ती है, तमाड़ और खूंटी और तोरपा। खूंटी में मुझे लगता है नीलकंठ सिंह मुंडा 7वीं बार विधानसभा पहुंच जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तोरपा की सीट पर थोड़ी मुश्किल है। राजा बाबू बताइए।
क्या दिख सर रहा है मुझे तोरपा पूरी तरीके से जेएमएम के पक्ष में दिख रही है, पूरी तरीके से जेएमएम के पक्ष में दिख रही है। वहां पे मशीनरीज बहुत एक्टिव है। और जो एक तरीके से चर्च का जो वहाँ पे वो है ना, वो ज्यादा वो कर रहा है इनके लिए। साथ में बीजेपी के उनसे नाराजगी भी है, जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे नाराजगी भी है कुछ हिसाब से। साथ में नीलकंठ मुंडा मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई अब कांग्रेस से हालांकि सांसद हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है नीलकंठ मुंडा का अपना एक औड़ा है, अपना एक वोट है, और वो तब से चुनाव जीत रहे हैं जब से बीजेपी शुरुआत की है यहाँ पे। तो मुझे लगता है खुंटी पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है, और तोरपा मैं जेएमएम को क्लियर दे रहा हूँ, क्लियर है सर। पंकज और जी, मैंने सहमत बताया है? क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल, एक एक सीट दोनों को, और दोनों स्पष्ट है जी। अब आते हैं गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिलों में जो सीटें हैं। लोहरदगा है, सिसई है, बिशुनपुर है, उसके बाद गुमला है, सिमडेगा है और कोलेबिरा है। सारे की सारे एसटी रिजर्व सीटें हैं। इन सीटों पर 6 सीटें हैं, मेरा ख्याल है ये। इन सीटों पर क्या स्थिति बनती है? एक भी सीट पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। इस बार इसमें से कौन सी सीट बीजेपी को मिल सकती है? और बाकी सीटें तो इंडिया अलायंस के पास रहेंगी ऑब्वियसली, लेकिन इन जो 6-7 सीटें हैं, जो इन पर बीजेपी को कितनी सीटें आ सकती है राजा बाबू? सर सबसे पहले तो एक सीट जो आपने बोला उसमें मैं दूंगा आपको सिमडेगा। मुझे सिमडेगा आज बीजेपी की बढ़त लग रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि सिमडेगा जेएमएम को जाएगी, कांग्रेस को जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरा 100%, मैं वहां पे लगभग 80-82 लोगों से बात किया हूँ। मैं डायरी में लेकर बैठा भी हूँ कि मैंने कितने लोगों से बात किया है, किस विधानसभा में कितने लोगों से बात किया, वो सब मेरे पास लिखा हुआ है। मैं लगभग 82 लोगों से बात किया हूँ यहाँ पे, जिसमें से लगभग मुझे ये निकलता है कि सिमडेगा में बीजेपी कंफर्टेबल है। बाकी आपको लिबेरा में मशीनरीज की बड़ी मार है, क्योंकि वहां पे एक्का साहब ने पहुंचे हुए थे और मदद मांगा था उन्होंने चर्चों से। लेकिन चर्च ने जो अब नया फरमान सुनाया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, और हम किसी भी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए जो हराएगी उसको मैं समर्थन दूंगा। तो पूर्व मंत्री रहे एक्का साहब, अब एक्का साहब का जब इतना बेइज्जती हुआ है तो अब क्या कहीं कह सकते हैं। मुझे यहाँ पे सीधी सीधी जो चुनाव है वो दिख रहा है इंडिया के पक्ष में। बाकी विष्णुपुर से तो पता है चमरा लिंडा को वापस लाया गया, वहीं पे हेम्ब्रम साहब को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। लेकिन चमरा लिंडा साहब को न विधायकी रद्द की गई, न उनको बाहर निकाला गया, उल्टा में उनको स्वागत करके उनको टिकट दे दिया जाता है। गुमला जिले की, विष्णुपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सीट मैं जेएमएम को क्लियरेज दे रहा हूँ। उसके बाद सिसई और गुमला की बात करेंगे सर। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मामला फंसी हुई है, और मैं मामला फंसी हुई कहूंगा गुमला में। मुझे लगता है गुमला में फाइट है, एनडीए थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे गुमला में फाइट दिख रहा है। मुझे सिसई कांग्रेस की तरफ, जेएमएम और कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो मैं ये बोलूंगा। और लोहरदगा में भी मिशनरीज जैसी बात हो रही थी, अभी पंकज ने बताया कि मिशनरीज के लिए जो 4 सीटें उनकी इज्जत की बात आ गई है, उसमें एक लोहरदगा भी है। जो अपने मंत्री साहब हैं उनके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस जो है और मिशनरीज जो है वो लामबंद है। और मुझे लगता है कि ये सीटें अच्छी लड़ाई हो सकती थी बीजेपी और इंडिया वर्सेस एनडीए की। लेकिन मुझे लगता है ये सीट भी, मैं ये सीट लड़ाई पे रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है ये सीट पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। पूर्व अध्यक्ष और अभी मंत्री जो है भगत जी, उनके पक्ष में जा रही है। लेकिन नीरू भगत अच्छा चुनाव लड़ रही है, इनके ससुर भी, इनके पति भी अच्छा चुनाव लड़े हुए थे, और ये भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। अगर जीतेंगी तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो सर ये 6 में से मैं बीजेपी को एक सिमडेगा दूंगा, और गुमला में मैं लड़ाई दूंगा। उसके बाद कोलीबेरा तो नॉर्मल है, वो जीत रहे हैं आराम से। गुमला में लड़ाई, सिसई 2-3 और एक 4 सीटें मैं इंडिया को दूंगा। एक सीट मैं गुमला पे लड़ाई दे रहा हूँ, और सिमडेगा बीजेपी को क्लियर दे रहा हूँ। तो एनडीए को पिछले बार कितना दे इतनी रहा है सीट नहीं बीजेपी को? सर। एनडीए को 4 दे रहे हैं, जिसमें एक में लड़ाई बता रहे हैं, 3 स्पष्ट बता रहे हैं। हाँ, इंडिया को 3। आप क्या देख रहे हैं इसमें? मेरे से पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। सिमडेगा स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धानंद बेसरा जीत रहे हैं, और इसका कारण यह है कि दो कारण। पिछली बार भी ये बेचारे 285 वोट से हारे थे, मात्र 285 वोट से।
और एक सिंपैथी है जो बाजार में है, जब बस स्टैंड आप जाइएगा वहां पे तो मारवाड़ी वोटर है जो कि हार्डकोर बीजेपी वोटर है, उनके यहाँ शादी थी, ठीक चुनाव के दिन वो चले गए थे रामगढ़ 3 बसों में भर के, और 285 से हट के वो 400 वोटर चले गए थे इनके। तो एक वो कारण है, सिंपैथी है। उसके बाद कांग्रेस में वहां गुटबाजी है, तो सिमडेगा स्पष्ट रूप से बीजेपी जीत रही है, कोलेबिरा स्पष्ट रूप से कांग्रेस जीत रही है। सिमडेगा जिला खत्म। उसके बाद अब इधर आइए, गुमला जिला में आइए, तो गुमला जिले में अच्छी फाइट हो सकती थी, लेकिन बीजेपी के एक बागी जो मिसिर कुजुर जो खड़े हो गए हैं ना, उस वजह से सुदर्शन भगत पिछड़ रहे हैं। वहां मैं भूषण तिर्की को दे रहा हूं कि वो जीत रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी वोट काटेंगे ना मिसिर कुजुर, वो अंत में काट रहे हैं इन्हीं का वोट, बीजेपी का वोट ही काट रहे हैं, सुदर्शन भगत का ही वोट काट रहे हैं। सिसई में थोड़ा सा अंतर है मेरे हिसाब से, क्लोज फाइट भले है, सब कुछ डिपेंड करेगा वहां पे ये कि देखिए 2 बार से गीताश्री उरांव को कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है, और वहां जो जिग्गा मुंडा साहब है उनको टिकट मिल जा रहा है, बार बार कांग्रेस को वो टिकट नहीं दे रहा है, नाराज है गीताश्री उरांव। इस बार बांदी उरांव के बेटे और कार्तिक उरांव के दामाद अरुण उरांव को टिकट दिया है, तो ये कार्तिक उरांव की लिगेसी उनके साथ है, ये पति, ये आप जोड़ना भूल गए, इसलिए यही मैं बताने वाला था, नहीं यही बताने वाला था। अगर पत्नी ने पति को दिल से समर्थन दिया तो 15 से 17 हजार गीताश्री उरांव के अपने वोट हैं, वो कैसे भी लड़े, वो इतना लाती है। अगर वो वोट अगर अपने पति को दिलवा सकी तो अरुण उरांव अपर एज में चले जाएंगे। दूसरी बात मैं बोल रहा था कि इस बार और पिछली बार में अंतर यह है कि अरुण उरांव वहां फ्रेश फेस हैं, ईमानदार माने जाते हैं, और वहां सबसे बड़ा इशू ये बालू ठेकेदारी। आप जाइए ना उस इलाके में, मैं तो वहां गया हूं, और वहां हर कोई परेशान है बालू से। तो एक पिछली बार बहुत सारे ठेकेदार थे जिन्होंने वहां जो दिनेश उरांव जो पहले के विधायक थे उनसे नाराज होकर जिग्गा मुंडा को समर्थन किया था। इस बार और इसमें सर एक चीज और जोड़ेंगे ना सर, दिनेश उरांव एक तरीके से स्पीकर भी रहे हुए हैं दिनेश उरांव, और एक अपना उनका व्यक्तिगत भी था सर, लेकिन नाराजगी जो उनसे थी ना वो बहुत भारी थी लोगों में, और बीच में कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जिससे लोग नाराज होकर, और जैसा कि सर अभी बता रहे थे पंकज सर की समर्थन कांग्रेस को दिया गया, ये सबसे बड़ा कारण था दिनेश उरांव से जो नाराजगी का एक वो था, वो एक जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो एक बड़ा सा उसी सही में वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल नाराजगी का वजह था। गुमला में सर मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें कि सुदर्शन भगत के साथ क्या है, सुदर्शन भगत जब भी सांसद रहे हैं कभी भी उनके जीत का मार्जिन 20,000 या 15,000 नहीं रहे, बहुत छोटे छोटे मार्जिन से 4 बार सांसद बने हैं। आप जब भी उठाएंगे तो देखेंगे छोटा छोटा मार्जिन से उनकी सांसदी उनको मिलती आई है, लेकिन इस बार तो बीजेपी ने टिकट उनका काटा, और पूरी तरीके से बीजेपी उस सीट से हारी भी है। तो ये कहानी है सर, मुझे लगता है कि विष्णुपुर क्लियर है, 100% क्लियर है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की जो 13 सीटें हैं, इसमें आप इंडिया को कितना दे रहे हैं, एनडीए को कितना दे रहे हैं? सर तो एक सीट इधर से ले लीजिए, और रांची से हमने 4 सीटें लिया था, 3 सीटें लिया था ना, या 4 सीट, 3 से 4 लिया था, और यहाँ पर 1 से 3 ले रहे हैं, तो वही 5 से 8 सीटों के बीच में रहेगी यहाँ पे, मेरा ये अनुमान है। मैं सीट गिना देता हूँ। कांके रहेगी बीजेपी के पास, हटिया रहेगी बीजेपी के पास, रांची रहेगी बीजेपी के पास, उसके बाद सिमडेगा रहेगी बीजेपी के पास, 4 हो गए। ये 4 पर बीजेपी क्लियर एज में रहेगी। उसके बाद आप जब उस पे आएंगे तो एक खूंटी भी रहेगी, खूंटी भी आप इसी में जोड़ रहे हैं ना, तो खूंटी भी रहेगी, तो 5 हो गए। 5 क्लियर एज वाली सीटें हैं बीजेपी की, जबकि 3 सीटें जो है राजा पीटर वाली सीटें, एक इधर से मैं गुमला पे लड़ाई दे रहा हूँ 2, और लोहरदग्गा में मैं कांग्रेस को ऐसे एज दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस सीट पे फाइट हो सकती है, क्योंकि मिशनरी जो है पूरी तरीके से इस पे और कोलिबेरा पे दोनों पे जान झोंक दिया है उन लोगों ने। तो जहां जान झोंकी गई है वहां पे नीरू भगत कितना सफल हो पाती है, भगत जी की पत्नी, वो देखने की बात होगी। सुदर्शन भगत के साथ गुमला में क्या होता है, इस पे भी बड़ा वो मुद्दा है। बाकी सर मुझे लगता है कि दिनेश उरांव वाली सीट सिसई में मुझे नहीं लगता है बीजेपी जीत की उतनी उसमें है, लेकिन हाँ वहां पे जो सिसई में जो एक वो खड़े हैं ना, उस पे मुझे लगता है, मैंने लोगों से बात किया, एक फैक्टर बता रहे हैं उन चीजों को, तो अब कितना फैक्टर बन पाता है ये समय की बात है, लेकिन मुझे 5 से 8 सीटें सर इस एरिया में लग रही है, जिले की 5 से 8 सीटें।
जी। अब मेरा भी चलते हैं हम फाइनल लोग कंक्लूजन पलामू की यही है। तरफ। जी, मेरा भी हाँ, फाइनल बोलिए। कंक्लूजन यही है कि रांची, हटिया, कांके ये 3 बीजेपी, उधर से तमाड़ और खूंटी, जो 5 बीजेपी और सिमडेगा 6 बीजेपी। बाकी जो क्लोज फाइट मुझे जो नजर आ रहा है वो बिशुनपुर और लोहरदगा में नजर आ रहा है। सिसई में बाकी नहीं। इंडिया गठबंधन को। अच्छा, बिशुनपुर मैंने बोल दिया, सॉरी, सिसई सिसई, बिशुनपुर तो क्लियर है, वो इंडिया गठबंधन की ओर है। मैं नहीं, वही बोलने जा सिसई रहा है, था कि सर अरुण उरांव वाले। कैमरा हाँ, लिंदा। नहीं नहीं नहीं, जी जी। मुंह से बिशुनपुर निकला, मैं सिसई की बात कर रहा था। सिसई और तो कुल लोहरदगा में मिला के फाइट है, आपको लग रहा बाकी है ये कि है। दक्षिणी छोरनागपुर में आप 8 सीटें दे रहे हैं। 6 दे रहा हूं, 2 पे क्लोज फाइट दे रहा हूं। अच्छा, तो 6 आप दे रहे हो, तो 6 कोलान में हो गए, 6 इधर हो गए, 12 जी सीटें इधर जी, हो गई। बिल्कुल। पलामू चलते हैं, 9 सीटें 0 हैं। से 12 से। नहीं, उसके पिछली बार रांची हाँ, प्रमंडल में रांची तो वाले सीटें छोड़ के। थी। हाँ हाँ, हाँ, तीन रांची वाले तीन में थी। तीन थी। पलामू चलिए ठीक है। तीन पलामू में खुट्टी 9 2 5। सीटें हैं। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी पिछली बार। एक कमलेश सिंह थे जो पहले हेमंत सोरेन सरकार के साथ थे, बाद में एनडीए के साथ आ गए और अब तो बीजेपी में आ गए। तो इस समय बीजेपी के पास 6 सिटिंग सीटें हैं। यहाँ मुझे लगता है कि भावनाथपुर में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किल में है, हुसैनाबाद में बीजेपी मुश्किल में है, और थोड़ा बहुत ये कहें कि विश्रामपुर में थोड़ा संकट हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि आराम से 6-7 सीटें बीजेपी 9 सीटों में से ले आएगी। राजा बाबू, बताइए आपका क्या अध्ययन है इधर? जो मैंने पोल सर आपने जो पोल डाला भी था उसमें भी मेरी यही 3 सीटें फंसी हुई थी। इसका कारण मैं बता देता हूँ, पूरी तरीके से जातीय आंकड़ों पर मैं लेकर बताता हूँ। सबसे पहले भवनाथपुर में सर, भवनाथपुर में शाही जी के खिलाफ बिल्कुल थोड़ी-सी चुनाव फँसी हुई है, क्योंकि नेक टू नेक सामने टू सामने फाइट है, तो वहाँ फँसी हुई है। इसलिए वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा वो नहीं उस पे नहीं जाएँगे। चुनाव लास्ट में सर ही है, थोड़ा-सा बीजेपी की तरफ घूम जाएगी। मोदी जी जब रैली करने गए थे गढ़वा में, तो उन्होंने एक शब्द बोला हुआ था। वहाँ पे गढ़वा में कुछ दिन पहले जब दुर्गा पूजा के समय पे जो विसर्जन के टाइम वहाँ का रूट चेंज कर दिया गया था सर। तो उसको लेकर भी बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया है, और जब मोदी जी का पहला रैली था, तो उसमें इस चीज़ को उठाया गया था। तो मुझे लगता है एक कोशिश की गई कि ध्रुवीकरण का थोड़ा-सा मोड़ लिया जाए उस चीज़ में। और जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है कि इन दोनों क्षेत्रों में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी संख्या में है, जहाँ पे चुनाव जीतने और हारने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये लोग। तो ये स्थिति है भवनाथपुर की, साई जी सीधी लड़ाई में इसलिए फँसे हुए हैं। आप बात करेंगे ठाकुर जी की बात, मिथिलेश ठाकुर की गढ़वा वाली सीट पे। सर गढ़वा वाली सीट पे तिवारी जी हार रहे हैं, हार गए थे पिछले बार, पहले 2-3 बार विधायक रहे हुए हैं। सर समीकरण देखा जाए तो इनके पक्ष में है तिवारी जी के। लेकिन अब यही है ना कि ठाकुर साहब ने काम बहुत कराया है। लोगों से बात कीजिएगा, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं काम तो कराया है उन्होंने। अब तो उनके खिलाफ क्या है? तो जो बालू वाला कांड है, उसको लेकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे इल्लीगल बालू माफिया ये हो गए थे, भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगा रहे हैं कामों को लेकर। कुछ कह रहे हैं समय पे काम पर नहीं आते हैं, सड़क बनवा दिए इससे क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ ये भी उनके जो अगेंस्ट में जा रहा है वो है। लेकिन लोग कह रहे हैं काम कराए हैं ठाकुर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 5 सीटें जो आती हैं आपको इसके अंदर पलामू के अंदर, उसमें मुझे डाल्टनगंज में कोई लड़ाई नहीं लग रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नामधारी सिंह, इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी चुनाव लड़ रहे हैं डाल्टनगंज से, लेकिन मुझे आलोक चौरसिया सीधी जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ कि उनका अपना वोट बैंक है, उनकी वोटों की गिनती 20,000 से आप मानकर चलिए शुरू होगी, क्योंकि उनका अपना बिल्कुल। वोट बैंक है। उनका 20,000 से गिनती शुरू होगी, प्लस में बीजेपी का कोर वोट बैंक जुड़ता है, साथ में उनके अपने वोट बैंक जुड़ेंगे, वो अलग जुड़ेंगे। तो सीधी बात है, त्रिपाठी जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें चलिए कोई बात नहीं। अ, नवधारी जी जो वोट काटेंगे उसमें मुस्लिमों का वोट भी काटेंगे वो, इनका भी वोट कुछ काटेंगे, कुछ बीजेपी का भी वोट काटेंगे। आदिवासियों में भी उनकी अच्छी खासी वो है, तो जो भी थोड़ा-सा अंश है उनका, मुस्लिमों का जो थोड़ा-सा अंश है, वो सब मिलेंगी इनको, दोनों में बढ़ जाएँगे। तो मुझे ये पूरी तरीके से जीतते हुए दिख रहे हैं। पांकी में बहुत लोग बता रहे हैं लड़ाई है, मुझे पांकी में भी लड़ाई नहीं दिख रही है। पांकी और छतरपुर में भी मुझे लड़ाई नहीं दिख रही है। छतरपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जो हैं राधा किशोर, उनसे लड़ाई है बीजेपी के अभी वर्तमान के विधायक जो है पुष्पा देवी से। इनके पति भी मनोज कुमार शायद नाम है या कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। मनोज उनका भी भुइयां। अपना वो है।
मनोज भैया। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये भी सीट छतरपुर भी बीजेपी निकाल लेगी और पांग की भी निकाल लेगी। अब बात करते हैं कमलेश सिंह। कमलेश सिंह के हारने के पीछे का कारण है कि वहाँ पे युवाओं में एक बड़ा रोष है इस चीज को लेकर। जो नए-नए युवा लोग हैं, मैं बहुत लोगों से युवाओं से मैं उस क्षेत्र में ज्यादातर युवाओं से बात किया हूँ और मेरे पास अभी सारे के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं सर। वहाँ से लोगों में एक चीज है, युवाओं में क्या है कि वो वीडियो कॉलिंग करके उनके चेले आते हैं, वीडियो कॉलिंग पे फीता काट देते हैं और ये वो अपने घर में फीता लगा कर रखे हुए हैं। क्या कहते हैं कि वीडियो कॉलिंग से फीता काट देते हैं, कहते हैं उद्घाटन हो गया, रोड का उद्घाटन हो गया। वीडियो कॉलिंग पे उद्घाटन कर देते हैं, अपने घर में एक फीता लगा देते हैं और काट देते हैं, कहते हैं उद्घाटन हो गया रोड का। तो ये कहानी है उनका। उनके आदमी जाते हैं रोड पे और वीडियो कॉलिंग कर देते हैं और वीडियो कॉलिंग से देख लेते हैं, हो गया। लोग बोलते हैं कि वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, कभी क्षेत्र में आते नहीं है। हुसैनाबाद में विधायक है, उनका अपना वोट बैंक है। कर्नल संजय सिंह एक नाम है वहाँ पे। वो लड़ाई में है अभी, अच्छी तरीके से लड़ाई में है और मुझे लगता है कि उनका और बीएसपी का जो एक वो है, वो थोड़ा-सा डैमेज करेगी चीज़ों को लेकर। सेम यही हाल मेरा विश्रामपुर में है। विश्रामपुर मुझे पूरी तरीके से 100% लग रहा है सर कि मैं जैसे आनंद सर से मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने बोला था कि सर विश्रामपुर में बीएसपी की मेहता जी का क्या स्थिति है? और मुझे लगता है कि मेहता जी इस बार चुनाव निकाल सकते हैं क्योंकि बीजेपी और इनके दोनों के चंद्रवंशी उम्मीदवार हैं और इन्होंने क्या किया है, राम साहब को टिकट दे दिया है, विशाल राम या क्या कुछ राम करके नाम है इनका, आरजेडी के टिकट, आरजेडी के उम्मीदवार का। और फिर कुशवाहा समाज से ये आते हैं, मेहता जी आते हैं। तो मुझे लगता है इस बार इनका जो वोट बैंक जो बटेगा इसमें इसमें या तो आरजेडी या फिर बीएसपी, यही दोनों में से कोई सीट निकालेगा। तो ओवरऑल कहानी यही है कि सर इस जिले में मैं 3 सीटें कंफर्म दे रहा हूँ बीजेपी को। विश्रामपुर और ये कमलेश सिंह वाली हुसैनाबाद, ये मुझे दोनों सीट फंसी हुई लग रही है। भवनाथपुर और मिथिलेश ठाकुर वाली गढ़वा, गढ़वा मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, 4 सीट बीजेपी की हो गई। ये सीट में भवनाथपुर मुझे फंसी हुई सीट लग रही है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब आते हैं, एक सीट बच गई, लातेहार शायद बचेगी। लातेहार में 2 सीट है, मानिका रामचंद्र सिंह वाली और ये है मानिका और लातेहार। लातेहार, लातेहार और मानिका। हाँ, मुझे ये दोनों सीट एनडीए के उसमें जा रही है, एनडीए के फोल्ड में जा रही है। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। रामचंद्र सिंह, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि ये कतई नहीं समझने की जरूरत है कि बीजेपी की मानिका में बड़ी अच्छी जीत होगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लातेहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट में बढ़त में थी। जानकारी के लिए सर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ सर कि लातेहार में सॉरी मानिका में रामचंद्र सिंह के सीट पे बढ़त में थी। और मैंने लोगों से वहां बात किया, मैंने किसी से पूछा तो वो बोले भी थे कि यहाँ से बाबूलाल मरांडी को चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, मैंने ये अपडेट भी दिया हुआ था ट्विटर पे कि बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो सर मुझे लगता है ये दोनों सीट बीजेपी के पास सीधी सीधी आ रही है, एनडीए के पास आ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे 6 और 6 बीजेपी की और 3 जो है, इस तीनों पे मुझे फाइट लग रहा है। मैं 3 में किसी भी पार्टी को ये सीट नहीं दे रहा हूँ। अगर देना भी हुआ तो मैं बिश्रामपुर सीधे सीधे बीएसपी को दूंगा, वरना मैं बाकी दोनों सीट किसी पार्टी को नहीं दे रहा हूँ। तो ये क्लियर है सर मेरा। तो ये हो जातीय गया समीकरण भी 18 सीटों का हिसाब। पलामू, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान में 6-6 सीटें अगर हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे जो घूमकर पंकज जी और राजा बाबू दोनों लगभग एक ही राय के हैं, तो तीनों प्रमंडलों में 6-6 सीटें हैं, 18 सीटें हो जाएंगी। भाजपा का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पहले चरण में जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 19 का रहा है। हमने अब तक 7 सीटों की बात नहीं की है जो उत्तरी छोटा नागपुर में होने वाले हैं। इतने ही में मतलब 9, 13 और 14 यानी 27 और 9, ये हमने 36 सीटों का हिसाब किताब देख लिया। तो 36 सीटों में 18 सीटें आप लोग दे रहे हैं और 43 में बीजेपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 19 का रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी तो बहुत अच्छे हिसाब किताब में। अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कोडरमा है, बरही है, बरकट्ठा है, 3 सीटें हो गई, चतरा और सिमरिया ये 5 सीटें हो गई, हजारीबाग और बड़कागांव ये 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 7 सीटों पर आप बताइए राजा बाबू, मुझे तो लग रहा है कि चतरा इस बार, जो पिछली बार सत्यानंद भोक्ता जीते थे राजद के, इस बार बीजेपी जीत जाएगा। सिमरिया में चूंकि मुकाबला थोड़ा कड़ा है लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां से सीट निकाल लेगी। कोडरमा में नीरा यादव को कोई मुश्किल नहीं होने जा रही है। बरकट्ठा में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हजारीबाग भाजपा की परंपरागत सीटों में से एक है, वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बड़कागांव में भी इस बार लगता है कि अंबा प्रसाद
और उनके जो परिवार का जो वहां चला आ रहा है पिछले 3-4 चुनाव से, वो इस बार टूट सकता है। तो ये ऐसा एक क्षेत्र रहा है जो बीजेपी के लिए अच्छा क्षेत्र रहा है पहले से भी, उत्तरी छोटानागपुर, और यहाँ एक भी आदिवासी आरक्षित सीट नहीं है। मुझे लगता है कि 4 सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। जमुआ भी उनमें से एक है। तो इन 7 सीटों पर मुझे लग रहा है कि भाजपा कम से कम 4 या 5 सीटों पर जीत सकती है। पहले राजा बाबू बताएंगे, फिर पंकज जी बताएंगे, और इसके बाद हम लोग इसको इस पहले चरण की 43 सीटों का आकलन पूरा करके ये बताएंगे कि 43 सीटों पर कितनी सीटों पर भाजपा आ रही है और बाकी बची कितनी सीटों पर इंडिया अलायंस आ रहा है। सर मैं शुरुआत करता हूँ कोडरमा से। कोडरमा ने नीरा यादव पिछले बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, यानी कि 2000 से भी कम मार्जिन था उनका, 1500-1600 के आसपास का था मार्जिन था। लेकिन सर मैं इस बार बोल रहा हूँ उनकी मार्जिन जो है 20,000 से ऊपर रहेगी अब की बार, क्योंकि यही वो कोडरमा सीट है जहां से लोकसभा चुनाव की जब हम बात करेंगे तो 98,000 की लीड थी बीजेपी को, और पिछले बार नाराजगी भी थी थोड़ी सी इनके खिलाफ, रघुवर सरकार के खिलाफ। सरकार से 5 साल का एंटी इंकम्बेंसी भी थी, और नीरा यादव से भी नाराजगी थी लोगों में, इसलिए इनका अंतर कम हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे जमीन पे। दूसरा सीट है बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग की, और हजारीबाग 3 सीटें हजारीबाग में इस बार चुनाव है। वहां पे एक सीट पे ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है हजारीबाग की, जो मांडू पे चुनाव नहीं हो रहा है, बाकी 3 पे हो रही है चुनाव। हजारीबाग शहरी सीट है, उसमें मुझे कहीं कोई वो नहीं लग रहा है। समीकरण, शहरी समीकरण, साथ में जातीय समीकरण सब बीजेपी के साथ है। बरही में अकेला, यानी उमाशंकर अकेला, पूर्व कांग्रेस विधायक, सपा से उम्मीदवार लड़ रहे हैं। बीजेपी से आपको लड़ रहे हैं, क्या नाम है इनका, मनोज यादव, जो पहले कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे एक समय में, और क्या नाम है, उमाशंकर अकेला बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। ये गए उधर और ये हैं इधर, यानी कि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। और कांग्रेस ने यहाँ से किसी साहू जी को, युवा उम्मीदवार है, राजेंद्र उनको साहू टिकट नाम है दिया, उनका, राजेंद्र साहू नाम है। साहू जी को टिकट वो दिया है सुनील पहली साहू बार, नाम एक है। नया सुनील साहू नाम है, सुनील मैं साहू साहू जी का नाम नाम है, बोल रहा हूँ। और ये तिलेश्वर सुनील साहू के साहू, बेटे हैं। तिलेश्वर हाँ, साहू के तिलेश्वर बेटे हैं। साहू के बेटे हैं। हाँ हाँ, बेटे हैं, जी सर, बेटे जी हैं। सर। तो सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बरही में होगा, वो वोट थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बढ़ जाएगी, और यहाँ पे बीजेपी को बढ़त, एक तरीके से मेरा मानना है कि पूरी तरीके से बढ़त है बीजेपी को बरही में। मुझे बरही में कोई बट नहीं लगता है। बरकट्ठा में बहुत लोगों के अनुसार चुनाव लड़ी हुई, फंसी हुई है, क्योंकि अमित यादव वर्सेस जानकी यादव, फिर से वही बात आ गई। जानकी यादव बीजेपी वाले थे, चले गए उधर। जानकी यादव पहले बाबूलाल मरांडी के पार्टी में भी रहे हुए हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। और जानकी यादव जेएमएम से अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, और अमित यादव के खिलाफ नाराजगी है जमीन पे। जमीन पे अमित यादव के खिलाफ नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित यादव के का अपना वोट बैंक पर्सनल है, तभी तो निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, जीते हुए थे। लेकिन नाराजगी है। लेकिन बीजेपी का जब वोट बैंक उनके साथ मिलता है, तो एक तरीके से वो एक बड़ा जीत में बिल्कुल वो एक तरीके से आकार ले लेगा वो। तो मुझे लगता है बरकट्ठा, बरही और ये क्या बोलते हैं इसको, हजारीबाग, ये तीनों सीट बीजेपी के पास जाएगी। मैं इसमें एक और चीज करता हूँ कि बीजेपी को जो कोडरमा के बाद दूसरी सबसे बड़ी बढ़त मिली हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो ये बरकट्ठा चुनाव ही था। बरकट्ठा में 96,900 की लीड थी, जो बरही में 97-98,000 की लीड थी। तो ये कहानी है सर ओवरऑल यहाँ की। तो रामगढ़ में बड़कागांव, रामगढ़ जिले की बड़कागांव सीट पे चुनाव हो रहा है, रामगढ़ पे भी चुनाव नहीं हो रहा है। बड़कागांव में रोशन चौधरी जो है, वो जो सांसद है चंद्र प्रकाश सीपी चौधरी के, उनके भाई हैं, और सुदेश महतो के भी रिश्तेदार लगते हैं कायदे से। तो मुझे लगता है कि ये सीट पे रोशनलाल चौधरी, बीजेपी का वोट और इनका वोट दोनों मिलेगा, बड़कागांव जीत जाएंगे। और साथ में मैं ये भी बोलूंगा, बड़कागांव में अंबा प्रसाद के खिलाफ जो नाराजगी है जमीन पे, जो चल रही है फॉर्च्यूनर में, जो चल रही है वो क्या बोलते हैं उसको, थार में कल थार में घुमा रही थी कल्पना जी को, कल्पना सोरेन को। तो लोगों में नाराजगी है, लोग कह रहे हैं धूल फाकने कि हम धूल फाकेंगे और आप फॉर्च्यूनर में चल रही हैं। तो ये प्लस में परिवार का सीट है ना, ये लगातार 3 टर्म से परिवार का एक वो आता आया है। तो लोगों में नाराजगी बड़ी जोरों शोरों से दिखी जा रही है। तो ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ आएगी, और मुझे लगता है ये सीट रोशनलाल चौधरी के आने से महतो वोट बैंक और इनका दोनों मिलकर बीजेपी को फायदा मुझे लगता है दिख रहा है। रामगढ़ पर अभी चुनाव नहीं है, लेकिन रामगढ़ में मामला फंस गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि मामला फंसा हुआ नहीं है रामगढ़ में, लेकिन अब रामगढ़ में मामला फंस गया है। वहां पे जेल कैंप से एक उम्मीदवार है परमेश्वर महतो। मुझे लगता है वो, पहले मुझे लगता था 15-20 हजार के आसपास में ही रह जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब वो 30-35 हजार से ऊपर वोट ले जा रहे हैं। उनका वोट बैंक का जो मात्रा वो बढ़ते जा रहा है। खैर वो अगले अगले चरण में है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। चतरा की 2 सीटें,
जी, चतरा की 2 सीटें हैं। एक भगत जी वाली, भोक्ता जी की पत्नी शांति पत्नी नहीं, उनकी बहू लड़ रही है। शांति प्रिया नाम है वो उनका। बहू है शिल्पा। हाँ, शि शांति शिल्पा। शांति है ना सर? शिल्पा नाम है, शिल्पा शिल्पा। शिल्पी, हाँ, शिल्पी, जी, शिल्पी शिल्पी प्रिया है। राज या जी, शिल्पी राज, हाँ, शिल्पी प्रिया, हाँ। जी, जी, तो जी, वो चुनाव लड़ रही है। और जनार्दन पासवान पहले आरजेडी से विधायक हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद है। पासवान जी पहले आरजेडी में रहे, फिर बीजेपी में आए, और अब बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहा है। अब एलजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव। उसके पहले भी वो शायद जेडीयू से चुनाव लड़े हुए थे, कि बाबूलाल मरांडी के पार्टी से किसी से लड़े हुए थे वो। तो पासवान जी शुरू लगातार जमीन पे रहने वाले इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोक्ता जी के खिलाफ नाराजगी भी है लोगों में, और प्लस में भोक्ता जी के खिलाफ जो एक चीज जा रही है, मंत्री रहते हुए ज्यादा अवेलेबल जो होना चाहिए वो नहीं रह पाए हो। तो एक थोड़ा-सा उनके खिलाफ ये नाराज़गी देखने को मुझे लोगों से बात करने में लग रही है। हाँ, सिंबल का जो एक वो है, उसमें थोड़ा-सा, अगर बीजेपी का सिंबल रहता है इस सीट पे, तो मुझे लगता है कि इस जगह के आस-पास की जीत का मैं आपके यूट्यूब चैनल पे सर इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनार्दन पासवान अगर बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ते, तो उनके जीत का मार्जिन कई गुना ज़्यादा रहता। लेकिन सिंबल का यहाँ पे थोड़ा-सा मैटर गड़बड़ हो गया है, यानी लोचा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ थोड़ी-सी लड़ाई में सिंबल का मार्जिन बड़ा मायने रहेगा। लेकिन जनार्दन पासवान को तो आदत है ना, वो तो हर बार चुनाव अलग-अलग सिंबलों पे लड़ते आए हैं। तो जिनको अलग-अलग आदत हो सिंबल गई से है लड़ते उनके हैं। लिए, हाँ, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे इस सीट पे वो लग रहे हैं आगे। लास्ट सीट है सिमरिया। सिमरिया सुरक्षित सीट है मानी जाती है, सुरक्षित नहीं है, सिमरिया की सीट है। एससी सिमरिया सीट है, सुरक्षित एससी सीट है। सीट है, हाँ, एससी एससी सीट है, सीट है, जी, सुरक्षित बिल्कुल। सीट है। हाँ, एससी सीट है, सुरक्षित सीट है। और मुझे लगता है सिमरिया भी बीजेपी निकाल लेगी। सिमरिया निकालने के पीछे का कारण वही है कि एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में वहाँ का जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा होल्ड है, बीजेपी का संगठन का एक अच्छा होल्ड है, और पूरे चतरा में ही मुझे लगता है बीजेपी का एक अच्छा होल्ड है। तो इसलिए मैं ये सीट पूरी तरीके से बीजेपी को दे रहा हूँ। तो सर मुझे तो लगता है इस जो आपकी उत्तरी नागपुर है, उसमें बीजेपी और आसू मुझे क्लीन स्वीप दिख रही है सर। जो मेरा मत है, मैं हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात लकीर है, लेकिन मुझे 100% लग रहा है ये एनडीए के पक्ष में जा रही है सर। तो राजा बाबू सातों की सातों सीटें दे रहे हैं एनडीए को, बीजेपी और एलजेपी को। आप बताइए प्रसून जी जी, सर। क्या देखते हैं आप? जी, चतरा जिले की दोनों सीटें मैं भी दे रहा हूँ। चतरा सिमरिया मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मतलब जो गया था छठ के टाइम में, तो चतरा सिमरिया घूमते जी, हुए जाते और आते वक्त दोनों देखा, दोनों में उज्जवल के प्रति एक सहानुभूति है वहां पे। जो सिमरिया में जो उज्जवल दास जो कैंडिडेट हैं, और जो जिस तरह का वहां सामाजिक समीकरण है, दोनों सीटें आ रही है एनडीए फोल्ड में। जो कोडरमा वाली दोनों सीटें, कोडरमा बरकट्टा फंसी हुई है, मैं बरकट्टा सीट को जानकी यादव को दे रहा हूँ, और वो मैं बताऊंगा कारण क्यों। कोडरमा नीरा यादव एज पे है, पर मुकाबला कांटे का है, इस वजह से क्योंकि एक शालिनी गुप्ता वहां खड़ी हो गई हैं। पिछली बार भी 45,000 वोट लेके आई थी। और वहां क्या है पता है, जो कोडरमा में मैं गया तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि सांसद भी यादव, विधायक भी यादव। तो एक थोड़ा यादववाद का जो फैक्टर है ना, पहली बार शालिनी गुप्ता को जिताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। जीत नहीं रही है, लेकिन नुकसान कर रही है बीजेपी का वो। तो इसलिए मैं क्लोज फाइट दे रहा हूं, लेकिन लीड अभी भी अपर एज जो है वो नीरा यादव के साथ है। बरकट्टा में जानकी यादव को दे रहा हूं, चतरा की दोनों ये दे रहा हूं। अब आ जाइए हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला में बरही मनोज यादव निकल रहे हैं। साहू जी के तरफ अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के नाम पे जाता है तो और अच्छा ये होगा, क्योंकि कुछ अकेला और इसमें इनमें बटेगा वो। हजारीबाग क्लीन स्वीप है बीजेपी की, कोई दो राय नहीं है। बड़का गांव, इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर किसी विधायक के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है तो वो अंबा प्रसाद के प्रति है। आप पता कर लीजिए कि कौन से विधायक से सबसे ज्यादा नाराज हैं लोग, और यही है। थाने में बालू वाली गाड़ी छुड़ाने पहुंच गई, ईडी की छापेमारी हुई, पैसे खूब बनाए हैं। आंदोलनकारी इनके साथ नहीं है, जो इनके साथ जो आंदोलन में शामिल हुए थे ना, उनमें से अभी कोई नहीं है इनके साथ। तो यहां पे रोशनलाल चौधरी निकाल रहे हैं वो सीट। बाकी रामगढ़ मांडू का तो हो नहीं रहा है। मेरे हिसाब से एक बरकट्टा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को आ सकती है, बाकी एनडीए है यहाँ पे। जी सर कोडरमा में मैं कुछ जोड़ूंगा, सर ने जो बताया है। सर मैं एक मिनट लूंगा सर। एक है। हाँ, शालिनी गुप्ता वाला फैक्टर है, और प्लस में सर ये सीट अन्नपूर्णा यादव के लिए भी इज्जत की सवाल है ना सर, पहले इसी से विधायक रह चुकी है वो, तो वो चाहेंगी, वो कतई नहीं चाहेंगी।
हाँ, और जी, शालिनी बिल्कुल, गुप्ता बिल्कुल। पिछली बार आशू के टिकट से लड़ी थी, तो मैं मानता हूँ कि इसमें आशू का कुछ नहीं था, इंटरेस्ट गुप्ता जी का ही, जो शालिनी गुप्ता का था, वही इनका उनका जो पर्सनल पर्सनल वोट था ही था वही। वो। जी, जी, वही था। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है वो उनके लिए खुद का इज्जत की सवाल है, अपर्णा अपर्णा देवी के लिए, क्योंकि मंत्री भी हैं और हारेंगी तो इनका ही हो अन्नपूर्णा जाएगा देवी। ना, अन्नपूर्णा देवी के लिए। और सर जानकी देवी वाली सीट जो जानकी प्रसाद वाला जो सीट है, और ये जानकी यादव वाली। जानकी जानकी यादव वाली जो अमित सीट है, यादव और इनका वर्सेस जानकी यादव, हाँ, अमित यादव। बरकट्टा। अमित यादव से नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नाराजगी है उनका। लेकिन मुझे लगता है कि सर बीजेपी के में गए हैं तो थोड़ा सा वो हो जाएंगे। जानकी यादव भी पार्टी बदलते आए हुए हैं, इनका भी पुराना रिकॉर्ड है, अमित हाँ, यादव जी पिछली सही बार भी अमित यादव को जो वोट मिला था वो बीजेपी वाला ही मिला था। मिला बीजेपी हुआ के था। कैडर भले ही निर्दलीय खड़े थे, लेकिन पूरा का पूरा बीजेपी का कैडर उनकी तरफ टर्न अप कर गया था, इस वजह से उनकी जीत हुई थी। इस बार थोड़ा सा माहौल खराब है उनका, जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो भी मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, बरकट्टा जी, मैं दे रहा हूं इंडिया गठबंधन, बाकी सब मोटा मोटी जीत जाएंगे एनडीए वाले। चलिए, तो यहाँ भी 6 मान लेते हैं। तो हमने जो जो 4 इलाकों की चर्चा की, कोल्हान की, दक्षिणी छोटानागपुर की, पलामू की और उत्तरी छोटानागपुर की 7 सीटों की, तो 6-6 का एवरेज निकल रहा है। तो 24 सीटें इंडिया अलायंस के जो सामने इस एनडीए बार एनडीए खड़ा है। हाँ, तो 43 सीटों पर आप दे रहे हैं 24 सीटें। बीजेपी और एनडीए का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस 19 सीटों का रहा है। एक आध अलायंस पार्टनर को छोड़ दे तो, मिला दे तो 21-22 सीटों का रहा होगा। तो पहली बार ये क्या कोई बीजेपी कोई बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है? क्या अंदर में कुछ ऐसा हो रहा है जो ऊपर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? ये अब दूसरे चरण के चुनाव का जब हम लोग चर्चा करने बैठेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ 2 एक्सपर्ट थे और मैंने भी जो अध्ययन किया, तो कमोबेश हम लोग, अगर 24 सीटें हैं तो इसमें 1-2 सीटें आगे-पीछे हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ये भाजपा के लिए एक पहले चरण की 43 सीटों पर एक बड़ी बढ़त है और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए इस बार सत्ता में वापसी का प्रबल दावेदार बन चुका है। आप लोग आए, राजा बाबू आप आए, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे पुराने एक्सपर्ट हैं, साथी हैं और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे चुनाव में। राजा बाबू उसके साथ भी हम जुड़ेंगे और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर और इस चर्चा के इस कंक्लूजन पर कि भाजपा पहले 43 सीटों का जो चुनाव हो रहा है पहले चरण में, उसमें 23-24 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। अपनी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।